नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अभी तक हमने जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी चैप्टर पढ़ा उसमें हमने कुछ बातें समझी कि आखिरकार जीएसटी होता क्या है, जीएसटी को क्यों लाया गया। उसको हमने एक एग्जांपल के साथ समझा था कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जीएसटी से पहले, जिसको कैटर करने के लिए जीएसटी लाया गया। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट करने पड़े, उसके साथ ही कौन कौन से एक्ट पास करने पड़े जिससे कि जीएसटी को इंप्लीमेंट किया जा सके। ये हमने बेसिक्स ऑफ जीएसटी चैप्टर में पढ़ा था। अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले सप्लाई अंडर जीएसटी, उसके अंदर हमारा जो फोकस एरिया रहने वाला है वो है कि कब जीएसटी लगेगा, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए हम वापस बेसिक्स ऑफ जीएसटी में जाते हैं। बेसिक्स ऑफ जीएसटी में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट तभी टैक्स लगा सकती है सिटीजन पे अगर वो लॉ पास करे। किसी भी टैक्स को लगाने के लिए गवर्नमेंट को लॉ पास करना पड़ता है, बिना लॉ पास करे हुए गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स लगाना था तो इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया, कस्टम लगाना था तो कस्टम्स एक्ट पास किया गया, जीएसटी लगाना था तो जीएसटी के लिए भी काफी सारे जीएसटी लॉ पास किए जो हमने बात करी, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, ये सारे एक्ट पास करने पड़े। अब एक्ट पास करना होगा, उस एक्ट में ही बताया जाएगा कि कब वो पर्टिकुलर टैक्स लगेगा। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट में बोला गया कि जब आप इनकम कमाओगे तो उसके ऊपर आपका टैक्स लग जाएगा। इसी प्रकार से जीएसटी से पहले एक्साइज और वैट होते थे, तो एक्साइज में बोला गया था कि अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चर करने पे आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो वहां पे टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। अगर इसी तरह वैट की बात करें तो वैट में बोला था कि अगर आप कोई चीज सेल करोगे तो सेल आपका टैक्सेबल इवेंट होगा और सेल करते ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर्विस टैक्स में क्या लिखा था कि अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वहां पे जो टैक्सेबल इवेंट था वो क्या था, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में भी ये चीज बताई गई है कि आपको कब जीएसटी पे करना है, कब आपकी लायबिलिटी आ जाएगी जीएसटी के अंदर। तो उसके लिए ना हर लॉ में, जो भी टैक्स का लॉ होता है उसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन, जो बताता है कि इस टैक्स की चार्जेबिलिटी कब आएगी, इस टैक्स का जो लेविबिलिटी है वो कब आएगी, कब आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। आखिरकार ऐसा कौन सा टैक्सेबल इवेंट होगा, उस इवेंट को बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट, जिसके होने से आपकी उस टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। तो उसी प्रकार से हम सबसे पहले जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे, जो बताता है कि कौन सा इवेंट होने पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। तो आपको पहले मैं बता दूं कि सेक्शन नंबर आपको याद नहीं रखने, ना ही सेक्शन नंबर, ना नोटिफिकेशन नंबर, ना सर्कुलर नंबर, ऐसा कोई भी आपको नंबर याद नहीं रखने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन या कोई रूल नंबर याद रखना होगा तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा, सिर्फ वही याद रखना। बाकी आपको सेक्शन नंबर याद रखने पे दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है कंसेप्ट को समझने में, वो प्रोविजंस कैसे आए, उनके पीछे लॉजिक क्या था, वो कंसेप्ट समझने में दिमाग लगाना रादर देन सेक्शंस को याद रखने में। ठीक है, तो सेक्शन नंबर को याद नहीं रखना है, आपको मेंशन जरूर करूंगा मैं यहां पे, तो उसको आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। अब यहां पे चार्जिंग सेक्शन जो इस चैप्टर में है हम वो बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं, ताकि हमें यह पता लग जाए कि भैया जीएसटी वाला जो लॉ है उसके अंदर ऐसा कौन सा टैक्सेबल इवेंट है जहां पे जीएसटी पे करना होता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात को समझने के लिए हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाकी जो डिटेल में चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे वो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी वाला जो चार्जिंग सेक्शन है बात कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 9 ऑफ द जीएसटी, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। इनको क्या बोलेंगे जीएसटी में हम, चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन बताते हैं कि कब आपकी जीएसटी की चार्जेबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, इसलिए इनको चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं। अब ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, ये चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि जीएसटी इज लेविएबल, ये बोलता है जीएसटी इज लेविएबल ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। अगर कोई इंट्रास्टेट सप्लाई होगी तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, या फिर कोई इंटरस्टेट सप्लाई होगी तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ जीएसटी में, क्या होता है
कि अगर सेम ही स्टेट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, तो उसे क्या बोलते थे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये हमने बेसिक पढ़ा था। तो उसमें कौन सा लग जाएगा? सीजीएसटी लग जाएगा प्लस एसजीएसटी लग जाएगा, और अगर यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है तो एसजीएसटी की जगह क्या लग जाएगा? यूटीजीएसटी लग जाएगा। इसी प्रकार हमने इंटर स्टेट सप्लाई क्या पढ़ा था कि अगर एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में तो वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। और उसमें पढ़ा था हमने कि आईजीएसटी लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। तो इस प्रकार से चार्जिंग सेक्शन ने बताया कि अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा या फिर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, दोनों ही केसेस में जीएसटी लग जाएगा। तो दोनों केसेस में कॉमन क्या है? आप देखोगे तो सप्लाई इज द कॉमन। दोनों ही केसेस में अगर सप्लाई हो रहा है तब जीएसटी लग रहा है। तो इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन हमें यह बता रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है तभी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां पे हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया? सप्लाई। जीएसटी में हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया? सप्लाई। अब सर जो वैट वगैरह थे वहां पे सेल पे लग रहा था, सर्विस टैक्स में सर्विस पे लग रहा था, एक्साइज में मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा था। तो जीएसटी में उसी प्रकार बोला गया कि अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा तो वहां पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। ये हमारे चार्जिंग सेक्शन ने बता दिया। और एक बात और समझना, किसी भी टैक्स लॉ में जो चार्जिंग सेक्शन होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन चार्जिंग सेक्शन के स्कोप से बाहर है, अगर चार्जिंग सेक्शन को पढ़ने पे ये लगता है कि यार ये ट्रांजैक्शन इससे बाहर है, तो उसके ऊपर कभी भी वो टैक्स नहीं लगेगा। किसी भी ट्रांजैक्शन पर टैक्स तभी लगाया जा सकता है अगर वो चार्जिंग सेक्शन के स्कोप में आती है। अब चार्जिंग सेक्शन ने बोल दिया कि बॉस अगर सप्लाई है तो टैक्सेबल इवेंट है और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर सप्लाई क्या है? सप्लाई को हम क्या समझे? क्या सेल करना सप्लाई है? क्या परचेज करना सप्लाई है? या सर्विस देना सप्लाई है? सप्लाई आखिरकार है क्या? तो उसके लिए हम जाएंगे सप्लाई की डेफिनेशन पे, और ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा कि सप्लाई क्या होती है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो सप्लाई के स्कोप में आएंगे, और कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई के स्कोप में कभी भी नहीं आएंगे। तो ये सारी बातें ही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो हमारा इस चैप्टर का जो मेन फोकस है, हमारा नाम ही क्या है? सप्लाई अंडर जीएसटी। तो हमें सप्लाई समझना है कि सप्लाई क्या होती है। अब सप्लाई का महत्व क्या है, सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने के लिए मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन बताया कि आखिरकार सप्लाई का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, हम सप्लाई क्यों समझना चाहते हैं कि आखिरकार सप्लाई क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि सप्लाई होने पे ही उस ट्रांजैक्शन की टैक्सेबिलिटी आएगी, वरना उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए अब समझते हैं सप्लाई क्या होता है। सप्लाई को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रखना है, सिर्फ बता दे रहा हूं। सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट बताता है कि सप्लाई क्या है। चलिए सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सप्लाई की डेफिनेशन समझते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में क्या क्या आता है, पहली बात करते हैं। एनी ट्रांजैक्शन, क्या लिखा गया? एनी ट्रांजैक्शन, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन हो, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी अगर वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। कौन कौन से 3 क्राइटेरिया? यहां पे बोला गया फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो गुड्स और सर्विसेज की होनी चाहिए। या तो आप गुड्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हो या सर्विसेज की कर रहे हो। तो ऐसी कोई भी चीज की ट्रांजैक्शन जो ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। अगर ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन है जो ना तो गुड्स की है ना सर्विसेज की है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगी। अब उसके लिए समझना जरूरी है कि सर गुड्स और सर्विस क्या होता है, तो उसको हम आगे जाके एक्सप्लेन फॉर्मेट में समझेंगे, अच्छे समझेंगे क्या होता है गुड्स एंड सर्विस और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज ट्रांजैक्शन गुड्स एंड सर्विस की है तभी वो सप्लाई में आएगी, और अगर उसकी नहीं है तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट आता है कि वो ट्रांजैक्शन कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए। कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए मतलब उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है तो वो एज अ डोनेशन या गिफ्ट नहीं होना चाहिए, उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, तभी वो सप्लाई के स्कोप में आएगा।
अगर आपने कहीं डोनेट कर दिया वो सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन नहीं है। बदले में भी अगर कुछ मिलेगा तभी उसे सप्लाई के स्कोप में रखा जाएगा, मतलब वहां पे कंसिडरेशन होना मैंडेटरी है, बिना कंसिडरेशन के सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया हो गया आपका इन बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो बिजनेस के अंदर होनी चाहिए। जो आप ट्रांजैक्शन करोगे अगर वो बिजनेस के अंदर करी है तभी वो सप्लाई के स्कोप में आएगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने पर्सनल नेचर की कोई ट्रांजैक्शन करी है, मान लीजिए आपके घर पे कोई ज्वेलरी पड़ी थी, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने वो ज्वेलरी बेच दी, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपने बिजनेस में नहीं किया है, वो आपका पर्सनल एक ज्वेलरी पड़ा था जिसको आपने जाके बेच दिया, तो वो फिर सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब एनी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को भी बताया गया किस किस प्रकार की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। तो एनी ट्रांजैक्शन जो तीन क्राइटेरिया फुलफिल करती हो, कौन से तीन क्राइटेरिया? गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, सेकंड कंसीडरेशन मिलना चाहिए उसमें, थर्ड बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी वो सप्लाई के स्कोप में आएगी ट्रांजैक्शन, वरना वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगी। और जीएसटी तभी लगेगा जब कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आएगी। तो ये बात अपने को समझनी है। अब हम एक एक जो क्राइटेरिया, ये तीन क्राइटेरिया, मेजरली तीन क्राइटेरिया हैं, गुड्स एंड सर्विस, कंसीडरेशन और बिजनेस। ये तीनों क्राइटेरिया को हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ट्रांजैक्शन बता देता हूं कि ट्रांजैक्शन किस किस टाइप की हो सकती है, ताकि आप जनरल लाइफ में देखोगे यार ये ट्रांजैक्शन हो रही है तो क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती हैं, चलो अपन एक एक करके ट्रांजैक्शन समझते हैं किस किस टाइप की हो सकती हैं। मान लीजिए सेल हो सकता है, सेल हो सकता है। मेरे पास एक लैपटॉप था, मैंने आपको लैपटॉप सेल कर दिया, आपने मुझे उसके बदले में 50,000 रुपए दे दिए, तो ये क्या हो गई? ट्रांजैक्शन, सेल हो गई। क्योंकि मैंने लैपटॉप आपको दे दिया, उसकी ऑनरशिप आपको ट्रांसफर कर दी, वो क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। सेल का मतलब है कि कोई गुड्स और सर्विस की हमने क्या कर दिया? ऑनरशिप आपको ट्रांसफर कर दिया, उसका टाइटल आपको ट्रांसफर कर दिया। सेकेंड टाइप की क्या हो सकती है ट्रांजैक्शन? ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है? मान लीजिए मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है राजस्थान के अंदर, ठीक है, और मैंने पंजाब में मेरा एक रिटेल आउटलेट खोल रखा है, पंजाब में मैंने एक दुकान खोल रखी है जिसके थ्रू मैं सेल करता हूं और मैन्युफैक्चरिंग करता हूं राजस्थान में। अब राजस्थान में जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूं, जो भी कपड़े बना रहा हूं, मैं वहां पे भेज दे रहा हूं पंजाब में। तो मैंने क्या किया, दोनों ही जगह मेरी है, मैंने राजस्थान से पंजाब में कपड़े भेजे हैं, मैंने सेल नहीं किए, उसके बदले मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैंने सेल नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको पंजाब भेजा है, ट्रांसफर किया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। वहां पे सेल नहीं हो रहा, मैंने कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, मैंने सिर्फ उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया, तो दैट इज ट्रांसफर, दैट इज ट्रांसफर। और कौन कौन से टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं? बार्टर। बार्टर, बार्टर क्या होता है कि मतलब किसी गुड्स और सर्विस के बदले में किसी गुड्स और सर्विस का आदान प्रदान। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल आईफोन 14 था, ठीक है, और सामने वाले व्यक्ति के पास आईपैड था, मैंने उसे बोला कि भैया मेरा फोन तुम रख लो, आईपैड मुझे दे दो, तो ये क्या हो गया? बार्टर हो गया, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स ले लिया। मान लीजिए मैं किसी हेयर ड्रेसर के पास गया, मैंने अपने बाल वाल कटवाए और साथ में मैंने फेशियल वेशियल करवाया, तो मेरा बिल बन गया 1000 रुपीज का। अब यहां पे रिटर्न का मौसम चल रहा था, तो उसको भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी, तो उस हेयर ड्रेसर ने मुझे बोला कि भैया आप मेरी रिटर्न फाइल कर दो, तो मैंने उसकी रिटर्न फाइल कर दी। तो मैंने उससे पैसे लिए भी नहीं और पैसे दिए भी नहीं, मैंने उससे सर्विसेज ली हैं किस चीज की? हेयर ड्रेसिंग की, फेशियल वगैरह की, और उसके बदले में मैंने उसे क्या कर दिया? रिटर्न फाइल करके दे दी। तो सर्विसेज के बदले में सर्विसेज दे दी, यहां पे कोई भी मनी का एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? बार्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा बार्टर। तो मतलब एक सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, गुड्स के बदले में गुड्स, गुड्स के बदले में सर्विस, सर्विस के बदले में गुड्स, जहां पे कोई भी मनी का एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? बार्टर बोलते हैं। फोर्थ और क्या हो सकता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज, एक्सचेंज तो आपने खूब सुना होगा, एक्सचेंज तो आपने खूब सुना। कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हो तो वहां पे बहुत सारा एक्सचेंज का ऑप्शन रहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास आईफोन 11 है, ठीक है, मेरे पास आईफोन 11 है, मेरे को अब नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला आईफोन 14 खरीदना है, तो मैं गया स्टोर पे गया, मैंने बोला कि भैया मेरे पास एप्पल आईफोन 11 है और मेरे को 14 खरीदना है। तो उसने बोला ऐसा करो, आप आईफोन 11 हमें दे दो, 14 आप ले जाओ और साथ में आप हमें 50,000 रुपये और दे दो।
कहने का मतलब मैंने आईफोन 14 खरीदा, उसके बदले में मैंने क्या किया, आईफोन 11 दे दिया, प्लस मुझे क्या देना पड़ा, 50,000 रुपए देने पड़े। अब यहां पे क्या हुआ है, आईफोन 14 खरीदने के लिए मैंने एक तो गुड्स एक्सचेंज किया है आईफोन 11, प्लस मुझे कुछ मनी फॉर्म में भी उनको देना पड़ा कंसीडरेशन। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे कंसीडरेशन पार्शली इन मनी होती है और पार्शली इन गुड्स और सर्विसेज होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं। बार्टर में क्या होता था, पूरा का पूरा गुड्स और सर्विसेज का ही आदान प्रदान होता था, मनी इंक्लूड नहीं होता था। पर एक्सचेंज में क्या होगा, पार्शली मनी इन्वॉल्व होगा और पार्शली गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व होंगे, तो उसे क्या बोल देंगे, एक्सचेंज बोल देंगे। ये मेजरली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में बहुत बार देखा होगा कि आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाता है ऑन द नेम ऑफ एक्सचेंज। तो अगर आप कोई पुरानी सामान दे देते तो नए वाले सामान का प्राइस आपको कम लगा लिया जाता है। ऐसी ट्रांजैक्शंस भी किस में आ जाएंगी, सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगी। और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, रेंटल और लीज। आपने कोई घर रेंट पे लिया, आपने कोई मशीनरी रेंट पे ली है, कोई लैंड लीज पे ली है, कोई आपने बिल्डिंग लीज पे ली है, ये सारी ट्रांजैक्शन भी किस में आ जाएंगी, सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगी। रेंटल हो, लीज हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी हो जिसको आपने रेंट या लीज पे लिया है, वो भी किस में आ जाएगा, ट्रांजैक्शन के स्कोप में आ जाएगा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। और क्या हो सकता है, लाइसेंस। अब मान लीजिए राजस्थान गवर्नमेंट है, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट के पास एक एरिया लैंड पड़ा है, ठीक है, ये लैंड पड़ा है जहां पे क्या है, कोई खनिज निकल सकता है ना, मान लीजिए यहां पे आयरन निकल सकता है, ठीक है, मान लीजिए आयरन निकल सकता है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी एबीसी लिमिटेड को बोला कि आप इस जमीन से ये आयरन निकाल सकते हो, निकाल के आप बेच सकते हो मार्केट में। अब उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इस एबीसी लिमिटेड कंपनी को लाइसेंस दिया कि आप इस जमीन में से सामान निकाल के मार्केट में बेच सकते हो, उसके बदले में आपको क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी। ये जो ट्रांजैक्शन लाइसेंस वाली ट्रांजैक्शन होती है, ये भी किस में स्कोप में आ जाएगी, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी, क्योंकि ये भी एक तरह की ट्रांजैक्शन है। और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, मान लीजिए डिस्पोजल, ठीक है, आपके पास कोई सामान पड़ा था, आपने उसको कबाड़ में बेच दिया, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वो ट्रांजैक्शन भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी, वो ट्रांजैक्शन भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी, ध्यान रख लेना। तो ये सारी ट्रांजैक्शन मैंने आपको एग्जांपल बताए। अब इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है, इनके अलावा भी अगर किसी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन होती है, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी, क्योंकि यहां पे बात की गई है एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो। ये तो कुछ एग्जांपल दे दिए गए आपको कि इस प्रकार की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, पर इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आ सकती है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन के स्कोप में आ जाएगी। अब क्या सारी ट्रांजैक्शन ही सप्लाई है, नहीं, हमने बात किया कि 3 क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो वो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, वरना वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होगी। कौन कौन से 3 क्राइटेरिया पढ़े थे हमने, गुड्स और सर्विस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए और बिजनेस में होनी चाहिए। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग पाएगा। अब एक एक क्राइटेरिया को हम समझते जाएंगे, एक एक क्राइटेरिया को हम समझते जाएंगे कि वो क्राइटेरिया आखिरकार है क्या। आखिरकार हमने बात किया कि भैया ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए, तो गुड्स और सर्विस क्या है, पहले ये समझना हमारा जरूरी है, तभी हमें समझ में आएगा कि वो वास्तव में ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की थी या नहीं थी। तो चलिए बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस पे। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, चलिए सबसे पहले गुड्स का मतलब क्या है वो जान लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि सर्विस का मतलब क्या है। अब एक बात समझना कि अगर कोई ट्रांजैक्शन इन दोनों की ही नहीं है, हम गुड्स का भी मतलब समझेंगे, सर्विस का भी मतलब समझेंगे। अगर इसके अलावा किसी चीज की ट्रांजैक्शन है तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। अगर गुड्स की ट्रांजैक्शन है, सर्विस की ट्रांजैक्शन है तो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी। ये बात अभी तक हमको समझ आ जानी चाहिए। गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स का मतलब क्या है, इन्होंने बोला एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसा कोई भी सामान जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है।
ये कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर को उठा के मैं एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकता हूं, ये भी क्या है, गुड्स हो जाएगा। या कोई भी लैपटॉप है, लैपटॉप को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकता हूं, वो भी क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई मशीन है, उसको उठा के मैं एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकता हूं, वो भी क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी सामान जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे रखा जा सकता है या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है, जो धरती से अटैच नहीं है, जिसे मूव किया जा सकता है, वो क्या हो जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप बोलो सर 90% सामान गुड्स की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि कोई भी सामान है उसको मूव किया जा सकता है, वो गुड्स की कैटेगरी में आ गया। अब और क्या चीजें आएंगी गुड्स के अंदर, वो भी बात कर लेते हैं। तो कोई भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो गुड्स के अंदर आ गई, और क्या क्या चीजें आएंगी गुड्स के अंदर। यहां पे बोला गया एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम, सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब है एनी क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बोलता है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, किसी भी प्रकार का अनसिक्योर्ड डेट पे क्लेम, या फिर कोई भी ऐसा क्लेम जिसको कि कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक फैक्ट्री थी, आपने उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। अब अगर उस फैक्ट्री को आग लग जाती है तो क्या उसका आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं, उस लॉस का? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसे कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स कर सकते हैं, आप मांग सकते हैं कि मेरा इंश्योरेंस बनता है, तो वो इंश्योरेंस क्लेम भी क्या हो जाएगा, एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में आ जाएगा। और वो इंश्योरेंस क्लेम भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, आप लॉटरी जीत गए, ठीक है, तो अब क्या आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स कर सकते हैं उस लॉटरी को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे केस में वो भी एक्शनेबल क्लेम में आ जाएगा। तो लॉटरी भी क्या हो गया, एक्शनेबल क्लेम हो गया और गुड्स हो गया। इसी तरीके से कोई भी गैम्बलिंग हो गया, है ना, किसी भी प्रकार का आप सट्टेबाजी कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें भी इसमें अगर आप जीत जाते हो तो आपको किसी ना किसी से अमाउंट लेना है, क्लेम लेना है, और वो क्लेम आप लीगली एनफोर्स कर सकते हो। तो यस, दीज आर दी एक्शनेबल क्लेम्स, जो कि गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो ये होता है एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी क्लेम जो आपके बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, कोई भी क्लेम जो आप कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स कर सकते हो, जो कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाके मांग सकते हो, दैट इज योर एक्शनेबल क्लेम, और वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड चीज क्या बोला, और क्या आएगा गुड्स के अंदर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास अटैच्ड टू अर्थ, अटैच्ड टू अर्थ, जो धरती से जुड़ी हुई फसल है, मतलब फसल अभी तक काटी नहीं गई है, वो फसल अभी धरती से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ आएगा कि इसको आखिरकार गुड्स की कैटेगरी में क्यों रखा गया। चलिए बात करते हैं। मान लीजिए एक ए नाम का फार्मर है, एक ए नाम का फार्मर है, ठीक है। अब उसके पास एक बड़ा सारा खेत है, उसके पास एक बड़ा सारा खेत है, उसमें फसल उगी हुई है, ठीक है। फसल अभी तक पूरी तरह से पकी नहीं है, फसल अभी तक पूरी तरह से पकी नहीं है। अगर पक जाती तो उसको काट लेता वो फसल, पर अभी तक पूरी तरह से पकी नहीं है। अब एक बी नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है, वो जाता है ए के पास, फार्मर के पास, और उसे बोलता है कि बॉस, जो तुम्हारी ये फसल उग रही है, ये जो फसल तुम्हारी उग रही है, ये मुझे परचेज करनी है। ये क्या करनी है, परचेज करनी है, ठीक है। तो अब फार्मर ने बोला कि भैया ये फसल तो अभी तक पकी नहीं है, ये फसल तो अभी लेके जाओगे तो मतलब नहीं है, पकी नहीं है, इसको मैं कैसे काट सकता हूं। तो फार्मर ने बोला कि भैया इसको पकने में लगेंगे 2 महीने, 2 महीने लगेंगे इस फसल को पूरी तरह से पकने में, उसके बाद काट के मैं आपको दे सकता हूं। तो बी ने बोला कोई बात नहीं, मैं 2 महीने बाद ये फसल आपसे ले लूंगा। आप तो आज ही मेरे साथ सौदा कर लो कि भैया आज ही मैं तुमसे ये फसल परचेज कर देता हूं, जब ये फसल पक के तैयार हो जाएगी तब तुम मुझे ये सप्लाई कर देना। तो जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है, जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है, उस टाइम क्या ये फसल मूवेबल प्रॉपर्टी है? अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो वो गुड्स के कैटेगरी में आ जाती, बट ये फसल तो क्या है, जमीन से जुड़ी हुई है,
इसे तो आप हटा नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके नहीं जा सकते इस टाइम, तो क्या इसे गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा? क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसको सेपरेटली गुड्स की कैटेगरी में रखा गया। उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई क्रॉप उग रही है, ग्रो कर रही है, अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, या ग्रास जो कि अभी तक धरती से अटैच्ड है, तो उसे भी गुड्स की कैटेगरी में माना जाएगा अगर उसे सप्लाई से पहले काटा जाएगा। अब जब बी इससे सप्लाई लेगा, बी जब इससे डिलीवरी लेगा इस प्रोडक्ट का, तो वो क्या करेगा, उससे पहले फसल को काटेगा, धरती से अलग करेगा और फिर बी को सप्लाई कर देगा। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ये भी गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कहने का मतलब गुड्स की कैटेगरी में क्या क्या आ जाएगा? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है। दूसरी चीज एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब एनी टाइप ऑफ क्लेम विच कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके मैंने एग्जांपल बताया आपको, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इंश्योरेंस वगैरह। उसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास जो कि अभी तक अर्थ से अटैच है बट उसे सप्लाई करने से पहले उसे अलग कर लिया जाएगा, टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई। तो ऐसे केस ये भी किसमें आ जाएंगे? गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब सर और क्या आ जाएगा गुड्स की कैटेगरी में? उन्होंने बोला ठीक है, गुड्स में इतना ही सामान आएगा, ये तो सारे गुड्स हो जाएंगे। अब सर्विस क्या है? अब सर्विस क्या है वो बात कर लेते हैं। सर्विस में क्या बोला? सर्विस में गवर्नमेंट ने बहुत ही चालाकी से क्या बोल दिया कि एनीथिंग अदर देन गुड्स। अरे तो भैया फिर गुड्स एंड सर्विस का क्राइटेरिया डालने के फायदा ही क्या है? जब आपने बोला कि ये चीजें तो गुड्स होंगी और इसके अलावा जो भी बचा वो क्या हो जाएगा? सर्विस हो जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विस का क्राइटेरिया डालने का मतलब ही क्या है? जब हर चीज या तो गुड्स है या सर्विस है, तो ऐसे केस में गुड्स और सर्विस के क्राइटेरिया का क्या मतलब? आपने बोल दिया कि जो भी चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस है, तो इसका मतलब ऐदर कोई ना कोई चीज गुड्स होगी या सर्विस होगी। तो ऐसे केस में ये क्राइटेरिया डालने का मतलब ही क्या था? इस प्रकार से तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जो कि ना तो गुड्स की हो ना सर्विस की हो। बट यहां पे बोल दिया गया, यहां पे एक चीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, यहां पे दो चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्चुअली कौन सी दो चीजों को? यहां पे बोला गया मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटीज, तो या तो पैसा मनी या फिर सिक्योरिटीज जो शेयर और डिबेंचर्स, ये जो सारी सिक्योरिटीज होती हैं, ये सारी सिक्योरिटीज किससे हो जाएंगी? बाहर हो जाएंगी, ना तो गुड्स में आएंगी ना सर्विस में आएंगी। तो अगर आप मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो या सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया गुड्स के केस में तीन चीजें बता दी कि ये गुड्स में आएंगी, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी? सर्विस में आ जाएंगी। तो इसका मतलब मनी और सिक्योरिटी भी सर्विस में आ जाएगा। बट स्पेसिफिकली बोल दिया गया कि मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में आएगा ना ही सर्विस में आएगा। इसका मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मनी और सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन है तो ऐसे केस में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन होती है? कोई एग्जांपल? तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक राम नाम का बंदा है, उसने क्या कर दिया? लोन दे दिया श्याम को। कितने का? 10 करोड़ का लोन दे दिया। ठीक है, 10 करोड़ का लोन दे दिया और इसको बोला कि भैया ऐसा करना 6 महीने बाद मुझे लौटा देना, 6 मंथ बाद मुझे ये लौटा देना। कितना? 10 करोड़। तो यहां पे क्या है? प्योरली मनी इन्वॉल्व है, यहां पे कोई भी गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? मनी इन्वॉल्व है। यहां पे जो राम और श्याम के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हुई है? मनी की ट्रांजैक्शन हुई है। 10 करोड़ दिए और 10 करोड़ वापस ले लिए, तो ये ट्रांजैक्शन में तो मनी इन्वॉल्व है, और मनी ना तो गुड्स होता है ना ही सर्विस होता है। ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। दूसरा, मान लीजिए राम के पास 1000 HDFC के शेयर पड़े थे, 1000 HDFC के शेयर पड़े थे। उसने ये HDFC के शेयर ट्रांसफर कर दिए किसे? श्याम को। श्याम को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, और रेट था मान लीजिए 100 रुपीज, तो श्याम ने इसको 1 लाख रुपए दे दिए। तो क्या ये ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस के स्कोप में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि HDFC के जो शेयर्स हैं वो क्या है? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, या डेरिवेटिव हो गए। किसी भी प्रकार की जो सिक्योरिटी है वो किस में आ जाएगी? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो ये जो 1000 HDFC के शेयर हैं वो राम ने श्याम को ट्रांसफर कर दिए, उसके बदले में उसे पैसा मिल गया।
तो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन किस में है? मनी और सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है। आपने सिक्योरिटीज डिस्पोज ऑफ करी हैं, तो ऐसे केस में हमने पहले ही बोला मनी और सिक्योरिटी का कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा तो वो गुड्स और सर्विस के स्कोप में नहीं आएगा। तो जो ये एचडीएफसी शेयर ट्रांसफर करने वाला ट्रांजैक्शन है ये भी गुड्स के स्कोप में नहीं आएगा और ना ही सर्विसेज के स्कोप में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मनी और सिक्योरिटीज को क्या रखा गया है? गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से ये सप्लाई की भी डेफिनेशन से बाहर हो जाते हैं और जिसकी वजह से इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा। कभी आपने देखा है, आपने कभी बैंक से लोन लिया हो या फिर बैंक किसी को आपने लोन दिया हो, तो क्या कभी आप लोन के अमाउंट पे कभी जीएसटी पे करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आता। मान लीजिए आप कभी स्टॉक मार्केट पे आपने शेयर परचेज करे होंगे, सेल किए होंगे, तो क्या कभी आपने जितने का आप स्टॉक परचेज करते हो, सेल करते हो, क्या उस पे कभी जीएसटी पे किया है? नहीं, क्योंकि वो जीएसटी के स्कोप में आता ही नहीं, क्योंकि वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। और सप्लाई की डेफिनेशन में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, मनी और सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इस तरीके से मनी एंड सिक्योरिटी को बाहर रखा गया। तो अब एक बात हो गई कि भैया तीन चीजें बताई, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये तो आ गया गुड्स की कैटेगरी में। मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में है ना सर्विसेज में है। अब इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो क्या हो गई? सर्विस हो गई। तो उसके ऊपर सर्विस मान के उसे ट्रांजैक्शन में ले लिया जाएगा, सप्लाई के स्कोप में ले लिया जाएगा। अब और क्या चीजें आती हैं सर्विस के अंदर? क्या कुछ और भी चीजें बताई गई है सर्विस के अंदर? यस, बिल्कुल। कौन कौन सी चीजें बताई गई है, चलिए समझते हैं। यहां पे बोला गया यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी इज सर्विस। सर अभी तो आपने बोला था कि मनी गुड्स और सर्विस दोनों से बाहर है, तो ये वापस मनी क्यों आ गया? समझना, यहां पे मनी को सर्विस की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, पर यूज ऑफ मनी को नहीं रखा गया है। यूज ऑफ मनी की एक्टिविटी को यहां से बाहर नहीं रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपीस का लोन दिया राम ने श्याम को। ठीक है, 10 करोड़ रुपीस का लोन दिया राम ने श्याम को। अब राम ने श्याम से बोला कि भैया ऐसा करना, 6 महीने बाद 10 करोड़ रुपए तो वापस कर देना, 10 करोड़ रुपीस तो मेरा प्रिंसिपल वापस कर देना, उसके साथ ही 50 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मुझे पे कर देना, 50 लाख रुपीस का इंटरेस्ट मुझे पे कर देना। तो मुझे बात बताओ, ये इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया गया है? इंटरेस्ट चार्ज किया गया है क्योंकि श्याम ने 6 मंथ के लिए इस 10 करोड़ रुपए के लोन को यूज किया है। इस 10 करोड़ रुपए की मनी को यूज किया है श्याम ने 6 मंथ के लिए, इसलिए क्या किया गया है? इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो ऐसे केस में हमने पहले ही बोला जो मनी है उसको गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। तो ये 10 करोड़ रुपए तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर है, बट यूज ऑफ मनी की जो एक्टिविटी है, यूज ऑफ मनी की एक्टिविटी है जिसके बदले में ये इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, उसे किसकी डेफिनेशन में रख दिया गया? सर्विस की डेफिनेशन में रख दिया गया। तो जो ये 50 लाख है उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? उसे सर्विस कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए सप्लाई के स्कोप में भी आ जाएगा। तो जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता और वो सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आता, बट जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो सप्लाई के स्कोप में आ जाता है, सप्लाई के स्कोप में आ जाता है। इतनी बात याद रखना। अब आगे टैक्सेबिलिटी क्या होती है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर इंटरेस्ट सप्लाई के स्कोप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि यूज ऑफ मनी की जो एक्टिविटी है उसे सर्विस के स्कोप में रख दिया गया है, पहली बात। और क्या क्या चीजें आती है सर सर्विसेज में? और चीजें आती हैं कन्वर्जन ऑफ करेंसी, कन्वर्जन ऑफ करेंसी। अब पहला डाउट आता है कि सर क्या करेंसी मनी होता है? बिल्कुल होता है। तो मनी का मैं आपको बता देता हूं, मनी का मतलब क्या होता है। मनी का मतलब होता है इंडियन करेंसी हो, फॉरेन करेंसी हो, ध्यान रखना, इंडियन करेंसी हो, फॉरेन करेंसी हो, चेक हो, प्रोमिसरी नोट हो, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई परमिट करता है फॉर यूजिंग एज अ पेमेंट मेथड, जो आरबीआई आपको परमिट करता है कि आप किसी ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट में पे कर सकते हो। इंडियन करेंसी में पे, इंडियन करेंसी हो जाएगा, फॉरेन करेंसी हो जाएगा, आपका प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं, चेक हो गया, ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट्स हो गए। ये सारी चीजें क्या है? करेंसी और मनी की डेफिनेशन में आ जाती हैं। तो सर अभी तो आपने बोला था मनी बाहर है, यूज ऑफ मनी आपने सर्विस में इंक्लूड कर लिया, तो ये अब कन्वर्जन ऑफ करेंसी क्या चीज है?
कन्वर्जन ऑफ करेंसी क्या चीज है, ध्यान रखना, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, फिर आपको उस चीज को समझ आएगा। चलिए, मान लीजिए राम है, ठीक है, और इधर आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। राम के पास क्या था, 10,000 यूएसडी पड़े थे, 10,000 यूएसडी पड़े थे, ठीक है। राम गया आईसीआईसीआई बैंक के पास, तो आईसीआईसीआई बैंक को इसने 10,000 यूएसडी दे दिए। अब आईसीआईसीआई बैंक ने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको राम को क्या चाहिए था, आईएनआर में अमाउंट चाहिए था, इंडियन करेंसी में अमाउंट चाहिए था। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसको कन्वर्ट करके, मान लो 80 रुपीज पर डॉलर की रेट है, तो आईसीआई बैंक ने इसको 8 लाख रुपीस दे दिए, 8 लाख रुपीस यहां पे दे दिए राम को। अब यहां पे बताओ, जो 10,000 यूएसडी उसने आईसीआईसीआई बैंक को दिया, उसके बदले में उसे 8 लाख रुपए मिले। दोनों ही क्या है, मनी है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है, पूरा का पूरा मनी ट्रांजैक्शन है। तो क्या सर इस पे जीएसटी आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मनी ट्रांजैक्शन है, और मनी और सिक्योरिटी हमेशा गुड्स और सर्विस दोनों से बाहर है, तो इसलिए सप्लाई के भी स्कोप से बाहर है। बट एक बात समझने की है, एक बात समझने की है, यहां पे उन्होंने बोला कि जो कन्वर्जन ऑफ करेंसी की एक्टिविटी है उसको क्या माना जाएगा, सर्विस माना जाएगा। अब आईसीआईसीआई बैंक ऐसे ही सबका भला करने के लिए तो बैठा नहीं है, आपसे 10,000 यूएसडी लिए और आपको 8 लाख रुपीस दे दिए, कुछ कमाएगा तो सही ना। अब ये वाला एक्टिविटी कर रहा है आपके लिए, कुछ कमाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने मान लीजिए इस यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए आपसे 10,000 रुपीस चार्ज कर लिए। कितने रुपीस चार्ज किए, 10,000 रुपीस चार्ज कर लिए। तो जो ये 10,000 रुपीस आईसीआईसीआई बैंक ने आपसे चार्ज किए हैं, वो किस लिए किए हैं, क्योंकि उसने आपको यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करके दिया है करेंसी। तो यहां पे कन्वर्जन ऑफ करेंसी की जो एक्टिविटी है उसके लिए यहां पे ये अमाउंट चार्ज कर रहा है। तो ये वाली जो अमाउंट है 10,000 रुपीस, जो कन्वर्जन ऑफ करेंसी के लिए चार्ज किया गया है, वो किसके स्कोप में आ जाएगी, गुड्स और सर्विस के स्कोप में आ जाएगी, और सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी, और इसके ऊपर जीएसटी भी लग जाएगा। पॉइंट इज, जो आपने करेंसी कन्वर्ट कराया है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, बट उसको कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी है उसके बदले में जो पैसा लग रहा है उसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और गुड्स और सर्विस के स्कोप में आ जाएगा। तो एक कन्वर्जन ऑफ करेंसी को सर्विसेज के स्कोप में रखा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद और भी कुछ बचाया गया सर सर्विस के स्कोप में। यस, इन्होंने बोला है फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। सर आपने बोला था कि सिक्योरिटी गुड्स और सर्विस दोनों के स्कोप से बाहर है, तो अब ये क्या नई चीज है, तो अब इसके लिए भी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। अब मान लीजिए यहां पे राम और यहां पे श्याम, ठीक है। राम के पास 1000 एचडीएफसी के शेयर थे, एचडीएफसी के शेयर्स थे। तो उसने क्या किया, ये 1000 एचडीएफसी शेयर कर दिए सेल किसको, श्याम को। ठीक है, ये शेयर कर दिए। मान लीजिए इसका जो रेट है वो मान लीजिए 100 रुपीज पर शेयर है, तो ये 1 लाख रुपीज के शेयर इसने ट्रांसफर कर दिए श्याम को, और श्याम ने इसके बदले में क्या कर दिया, राम को 1 लाख रुपए पे कर दिए। तो सर क्या ये ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस के स्कोप में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने सिक्योरिटी ट्रांसफर करी है और उसके बदले में आपको पैसा मिला है। तो ये तो मनी एंड सिक्योरिटी बोथ आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस के स्कोप से बाहर है, तो इसके ऊपर तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, सप्लाई होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये सप्लाई नहीं होगा। जो आपने सिक्योरिटी ट्रांसफर करी है, सिक्योरिटी सेल करी है, वो ना तो गुड्स के स्कोप में आता है ना सर्विस के स्कोप में आता है, इसलिए सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आएगा। बट ये ट्रांजैक्शन जब हो रही थी तो बीच में कौन था, एक स्टॉक एक्सचेंज, बीच में कौन था, स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन की गई है, या फिर मान लीजिए कोई ब्रोकर था जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन की गई है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर यहां पे भलाई करने तो बैठे नहीं है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आपकी 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर अपना ब्रोकरेज चार्ज कर लिया 1000 रुपीज, या फिर ट्रांसफर की जो फीस है वो चार्ज कर ली 1000 रुपीज। किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस आपसे वसूल कर लिया, क्योंकि आपकी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जा रहा था। तो समझिए, जो सिक्योरिटी आपने सेल की है 1 लाख रुपए की, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट
सर्विसेज के स्कोप में क्या आ गया? फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। जो ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज है जिन्होंने इस सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन करवाया है, उसे फैसिलिटेट किया है, उसका सेल परचेज अरेंज किया है, अगर उन्होंने कोई अमाउंट आपसे चार्ज किया है इस चीज के लिए, इस एक्टिविटी के लिए, तो वो सर्विसेज के स्कोप में आ जाएगा। सो फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज वो आपके स्कोप में आ जाएगा और उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई के स्कोप में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने ट्रांजैक्शन समझा। तो अब हमने समझा कि गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, और ऐसी कौन सी चीज होती है जो ना गुड्स होती है ना सर्विस होती है। तो गुड्स का मतलब समझेंगे, गुड्स का तीन चीजें हैं। एक तो कोई भी किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी हो, या फिर कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो, या फिर कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास हो जो कि अटैच टू अर्थ है। उन तीनों चीजों को क्या माना जाएगा? गुड्स माना जाएगा। मनी और सिक्योरिटी जो होंगे वो ना तो गुड्स होंगे ना सर्विसेज होंगे, बट इन सब चीजों के अलावा जो भी चीज होगी, जो भी एक्टिविटी होगी, वो क्या किसके स्कोप में आ जाएगी? सर्विसेज के स्कोप में आ जाएगी। और उसमें ही कुछ और चीजें बताई गई कि मनी आपका भले ही गुड्स और सर्विस में नहीं आता, बट यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ करेंसी की जो एक्टिविटी है वो आपकी सर्विस मानी जाएगी। सिक्योरिटी भले ही आपके गुड्स और सर्विस के स्कोप में नहीं आता, बट उसी सिक्योरिटी को फैसिलिटेट और अरेंज करना, उसके अंदर ट्रांजैक्शन, वो आपके किस में आ जाएगा? सर्विस के स्कोप में आ जाएगा। ये बात आपको बता दी गई है। तो इसको अपन ने एग्जांपल के साथ समझा। अब कुछ इसी के रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, इसी के रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से कुछ पॉइंट्स के तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए, तो ये स्पेशल पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स क्लैरिफिकेशन है। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, लोन, डिपॉजिट और एडवांस। समझो कि अगर कोई लोन आप बैंक से लेते हो, या आपने किसी को लोन दिया है ना, बैंक से नहीं, मान लो XYZ राम और श्याम के बीच में भी लोन हो रहा है, या आपने कोई FD करवाई है, या आपने किसी को कोई एडवांस दिया है, ये सारी चीजों में आप अगर आप देखोगे तो आप क्या कर रहे हो? सिर्फ मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो। यहां पे कोई भी गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी और सिक्योरिटी, गुड्स और सर्विस दोनों में नहीं आता। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? मनी का ट्रांजैक्शन किया है। और जब ट्रांजैक्शन इन मनी होता है तो उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। कभी आपने देखा है कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, और उसमें से जीएसटी कट के आपके पास अमाउंट आया हो? बिल्कुल भी नहीं, पूरा का पूरा 10 लाख आएगा। बाकी चीजें कट सकती है पर जीएसटी के नाम पे कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। क्योंकि लोन, डिपॉजिट, एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आते। ये क्या है? ट्रांजैक्शन इन मनी है, ट्रांजैक्शन इन मनी है। तो ये गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आते। उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी। बैंक गारंटी, अब समझो, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी गुड्स और सर्विस के स्कोप में आएंगे या नहीं आएंगे, उससे पहले हम कुछ एक बात समझ लेते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या हैं। ठीक है, लेट्स से एक एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है, एक एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है। अब एबीसी लिमिटेड कंपनी और एक है XYZ लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड को एक अपना प्लांट बनवाना था, प्लांट बनाना था, है ना, बड़ा प्लांट बनाना था। उसके लिए XYZ लिमिटेड से यहां पे कंस्ट्रक्शन सर्विस ली गई। क्या ली गई? कंस्ट्रक्शन सर्विस ली गई। अब एबीसी लिमिटेड को लगता था, अब एबीसी लिमिटेड को लग रहा था कि क्या XYZ लिमिटेड ये काम पूरा कर देगा। उसको भरोसा नहीं था XYZ लिमिटेड पे। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड ने क्या किया? XYZ लिमिटेड को बोला कि हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तभी देंगे अगर तुम हमें कोई लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी दोगे, कि अगर काम बीच में छोड़ के भाग गए तो ऐसे केस में हम आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक गारंटी को से पैसा रिकवर कर लेंगे। ये क्या होता है? फिर XYZ लिमिटेड गया अपने बैंक के पास, XYZ लिमिटेड गया अपने बैंक के पास। अब XYZ लिमिटेड और उसके बैंक का तो रोज का लेना देना है, तो उसने उस बैंक से रिक्वेस्ट किया कि भैया एबीसी लिमिटेड वाले मेरे से बैंक गारंटी मांग रहे हैं, तुम मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दो कि अगर फ्यूचर में XYZ लिमिटेड ये काम पूरा नहीं करता है या आपके पैसे खा जाता है तो ये बैंक आपको उसके बदले में पैसे दे देगा, XYZ लिमिटेड के बिहाफ पे पैसे दे देगा। तो समझो कि यहां पे
बैंक गारंटी के थ्रू उसकी एक ऑब्लिगेशन को सेटल किया जा रहा है। बैंक गारंटी के थ्रू उसकी एक ऑब्लिगेशन को सेटल किया जा रहा है। हमने बात की थी कि अगर किसी चीज के थ्रू आप कोई ऑब्लिगेशन सेटल करते हो, आरबीआई जिसके लिए परमिट करता है, ठीक है, तो ऐसी चीज को क्या माना जाएगा? मनी माना जाएगा। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी होते हैं वो भी क्या होते हैं? मनी होते हैं। तो अगर ये मनी है तो ना तो ये गुड्स के सर्विस डेफिनेशन में आएगा, ना ही इसके सर्विस के डेफिनेशन में आएगा। लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी आर यूज्ड टू परफॉर्म अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं हुई है उसके बदले में उसको सेटल करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा, और ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर। अब क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर? मान लो एक कंपनी या बैंक है, उसके पास मैंने जाके कुछ पैसा जमा करवाया, उसके बदले में सामने वाले ने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिया कि आपका 1 लाख रुपए मेरे पास डिपॉजिटेड है। दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये क्या है? ये पैसा ही तो है, ये मनी ही तो है। आपने मनी जमा करवाया, उसके बदले में उसने सर्टिफिकेट दे दिया, तो दैट इज काइंड ऑफ मनी ओनली। उसी तरीके से कॉमर्शियल पेपर है। कॉमर्शियल पेपर में भी जब किसी को लोन लेना होता है किसी कंपनी को, तो वो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है और उसके बदले में लोग पैसा देते हैं, और फ्यूचर में उसी कॉमर्शियल पेपर के बदले में वो पैसा रिटर्न ले लेते हैं कंपनी से। तो यहां पे क्या है? पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन लोन की तरह हो रहा है और मनी की तरह हो रहा है। तो जो पूरा का पूरा लोन को भी हमने मनी कंसिडर किया था, उसी तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर को भी क्या कंसिडर किया जाता है? मनी कंसिडर किया जाता है। तो अगर मनी है तो ना तो गुड्स है और ना ही सर्विसेज है, और ये सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आएगा। तो लोन, डिपॉजिट, एडवांस हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, ये सारे क्या हैं? इन मनी ट्रांजैक्शन है, इसलिए इनको ना तो गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा ना ही सर्विसेज की कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो चीज गुड्स और सर्विस दोनों की कैटेगरी में नहीं आती वो सप्लाई के स्कोप से भी बाहर हो जाती है। उसके बाद और पॉइंट्स देख लेते हैं, और स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं। activities related to above products और securities, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, ट्रांसफर फी हो गया जो हमने एग्जांपल के साथ समझा, और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस और एनी अदर चार्जेस। मतलब आपने बोला कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर है, वो तो है मनी की ट्रांजैक्शन। लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी क्या है? मनी की ट्रांजैक्शन। पर अगर इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को फैसिलिटेट और अरेंज करने की कोई ट्रांजैक्शन दी जाती है, या कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज हैं जिनको फैसिलिटेट और अरेंज किया जाता है उनके अंदर ट्रांजैक्शन, उसके लिए कोई अमाउंट चार्ज किया जाता है, जैसे कि ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, ट्रांसफर फी हो गया। जैसा कि हमने एचडीएफसी सिक्योरिटी की सेल वाला एग्जांपल लिया, जिसमें ट्रांसफर फी या ब्रोकरेज जो चार्ज किया गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वो मनी की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने की एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी को सर्विस की कैटेगरी में रखा गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सर्विस हो जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी आपका सर्विस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ना ही गुड्स की कैटेगरी में आएगा, बट उसके रिलेटेड उसको फैसिलिटेट और अरेंज करने की एक्टिविटी जो है वो आपके सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगी, तो इसे सर्विस माना जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड की। फ्यूचर और फॉरवर्ड की पहली बात तो अपन करते हैं, फ्यूचर और फॉरवर्ड होता क्या है। ठीक है, ये काइंड ऑफ डेरिवेटिव होते हैं, ये डेरिवेटिव होते हैं। आपने एसएफएम में पढ़ा होगा, एएफएम में आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, उसमें फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शंस के आपको एग्जांपल्स मिलते हैं। अभी अपन यहां पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर और फॉरवर्ड क्या होता है। चलिए, मान लीजिए एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है राम करके, ठीक है, उनके पास एक खेत है, उस खेत में उग रही है फसल, उस खेत में फसल उग रही है, ठीक है। मान लीजिए उसको लगता है एस्टिमेटेड 10,000 केजी जो है
वो गेहूं होगा, 10,000 kg वीट होगा, ये आप उसकी फसल उग रही है। अब क्या हुआ, इसके पास श्याम नाम का बंदा आया, श्याम नाम का बंदा इस फार्मर के पास आया और उसे बोला कि बॉस मुझे ये गेहूं चाहिए। फार्मर ने बोला कि भैया इसे पकने में लगेंगे 2 महीने, इसे पकने में लगेंगे 2 महीने, 2 महीने बाद ये फसल को काटेंगे हम। तो श्याम ने बोला कोई बात नहीं, 2 महीने बाद परचेज कर लूंगा। श्याम ने बोला कि 2 महीने बाद ये फसल मेरे को दे देना। पर अब सौदा कर लिया इन्होंने इसी टाइम क्या सौदा कर लिया, श्याम ने बोला कि 2 महीने बाद जब ये फसल पक जाएगी तब मैं ये गेहूं खरीद लूंगा एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी। तो 20 रुपए पर किलो आपका जो ये गेहूं है वो मैं आपसे खरीद लूंगा राम से, ठीक है, ये वादा कर दिया। अब क्या हुआ, अब 2 महीने हो गए, 2 महीने का पीरियड निकल गया और ये फसल पक गई और ये फसल पक के तैयार हो गई, ठीक है। अब समझना कि जो श्याम ने राम से वादा किया है कि फ्यूचर में 2 महीने बाद वो क्या करेगा, 10,000 किलो जो गेहूं यहां पे उग रहा है वो परचेज कर लेगा एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कि आप फ्यूचर में जाके आप कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर ले रहे हो फ्यूचर की ट्रांजेक्शन के लिए, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब 2 महीने बाद क्या होगा, अब 2 महीने बाद क्या होगा, मान लीजिए 2 महीने बाद इस वीट का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो क्या है, 18 रुपीज पर केजी है, 18 रुपीज पर केजी है। अब मार्केट में 18 रुपए केजी आपको गेहूं मिल रहा है। तो अब शाम 2 महीने बाद राम के पास आया, ठीक है, राम के पास आया तो राम को बोला कि भैया मैंने आपसे 20 रुपए का वादा किया है तो मैं आपसे 20 रुपए का गेहूं खरीद लेता हूं, ठीक है। तो अब क्या करेगा श्याम, क्या कर लेगा, श्याम ने परचेज कर लिया वीट एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, ठीक है, और डिलीवरी ले लिया और उसको कितने रुपए दे दिए, 10,000 किलो गेहूं था तो यहां पे क्या कर दिया, 2 लाख रुपए यहां पे पे कर दिए, 2 लाख रुपए पे कर दिए राम को और उसका डिलीवरी ले लिया। अब यहां पे मुझे एक बात बताओ कि फ्यूचर और फॉरवर्ड भले ही डेरिवेटिव होता है, भले ही सिक्योरिटी होता है, बट अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, 2 महीने बाद इस वीट को एक्चुअल में, वीट क्या है, गुड्स, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाई जा सकती है, उसको सेल किया गया है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा, ये तो गुड्स एंड सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड किसी कमोडिटी के रिलेटेड किया गया है, जैसे कि ये वीट है, एक कमोडिटी है, इसके लिए किया गया है और उसमें डिलीवरी किया गया है, डिलीवरी किया गया मतलब उसमें उस गुड्स को परचेज या सेल किया गया है एक्चुअल में, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब मान लीजिए श्याम राम के पास आया, श्याम राम के पास आया, श्याम आया राम के पास और राम से बोला कि भैया ऐसा करो, मार्केट में मुझे तो 18 रुपए में मिल रहा है ये सामान और तुमसे मैंने 20 रुपए का वादा कर दिया। अब एक तरह से देखा जाए, अगर श्याम इस राम से वो वीट परचेज ना करे तो राम को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि राम ने तो सोच रखा था कि उसके पास कितने रुपए आने वाले हैं, 2 लाख रुपए आने वाले हैं, पर वास्तव में उसके पास अब अगर मार्केट में बेचने जाएगा तो रेट क्या है, 18 रुपए केजी, तो 1,80,000 रुपए, 1,80,000 ही आएंगे, तो राम को तो क्या हो गया, 20,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा, राम को तो 20,000 का नुकसान हो जाएगा अगर श्याम परचेज करने से मना कर दे। तो श्याम क्या कर सकता है, अब श्याम इसे बोलेगा राम को कि ऐसा करो, ये वीट मुझे नहीं परचेज करनी, तुम इसे मार्केट में जाके सेल कर दो। अब मार्केट में जाके सेल करने से राम को 1,80,000 रुपए मिल जाएंगे और श्याम क्या करेगा, जो नुकसान हुआ है राम को, 20,000 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो क्या कर देगा, नेट सेटल कर देगा, नेट सेटल कर देगा, वो 20,000 रुपए राम को दे देगा। अब इस श्याम और राम के बीच जो ट्रांजैक्शन हुई है वो समझना, क्या यहां पे कहीं पे भी गुड्स का आदान प्रदान हुआ है, क्या यहां पे गुड्स का कोई टेक और गिवर हुआ है, नहीं हुआ। ना तो श्याम ने राम से कोई गुड्स लिया, ना राम ने श्याम से कोई गुड्स लिया। श्याम ने सिर्फ उसको जो उसका नुकसान हुआ वो 20,000 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए। तो यहां पे गुड्स का कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है। और ये क्या था, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, और जब नेट सेटल होते हैं
तो किसकी कैटेगरी में आते हैं? सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आते हैं। और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होता है ना सर्विसेज होता है, इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। अब मान लीजिए ये गेहूं की जगह पे, अगर गेहूं की जगह पे मान लीजिए यहां पे HDFC के शेयर होते, मान लीजिए यहां पे 1000 HDFC के शेयर होते, ठीक है, 1000 HDFC के शेयर होते। अब मान लीजिए 10,000 HDFC के शेयर होते, तो क्या होता? 2 महीने बाद शाम आता, 2 महीने बाद शाम आता, या तो वो परचेज कर लेता शेयर्स, ठीक है, 2 लाख रुपए पे करके वो शेयर्स को परचेज कर लेता। तो ऐसे केस में इन एनी केस वो क्या हो रहा है? सेल ऑफ सिक्योरिटी हो रहा है, तो वो गुड्स और सर्विस की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो सप्लाई के स्कोप से भी बाहर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए वो नेट सेटल भी कर देता है, 20,000 रुपए नेट सेटल भी कर देता है, तो भी वो किसके स्कोप में आएगा? सिक्योरिटीज के स्कोप में आएगा, तो भी वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड के केस में ध्यान रखना, अगर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड नेट सेटल हो रहा है तो वो चाहे कमोडिटी का हो चाहे वो सिक्योरिटीज का हो, ठीक है, चाहे उसमें सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो चाहे किसी कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ऐसे केस में वो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज कहलाएगा। और सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता। और अगर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में विद डिलीवरी हुआ है कि आपने वादा किया था कि 2 महीने बाद आप परचेज करोगे, तब आपने वास्तव में उसका परचेज किया है, वास्तव में डिलीवरी लिया है, तो अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट है सिक्योरिटीज का, तो वहां पे ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? सिक्योरिटीज की हो रही है, तो वो गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आएगा। बट अगर वहां पे कमोडिटीज का डिलीवरी लिया है, तो कमोडिटी क्या होते हैं? गुड्स होते हैं, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, और ऐसे केस में वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो ये फ्यूचर एंड फॉरवर्ड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। उसके साथ ही हमने बात किया था यूज ऑफ मनी की जो सर्विस होती है उसके बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट और डिस्काउंट। वो भी किस में आ जाता है? यूज ऑफ मनी किस में आता है? सर्विस की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो भी सर्विस की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। उसके अलावा एक और स्पेशल केस है, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। इसमें क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए 1000 शेयर्स हैं, आपने वो शेयर्स किसी को 3 महीने के लिए रेंट पे दे दिए, 3 मंथ के लिए आपने रेंट पे दे दिए। एक तरह से आपने आपके पास जो सिक्योरिटीज पड़ी थी उनको रेंट पे दे दिया। तो क्या आपने उन सिक्योरिटीज का सेल परचेज किया है? नहीं किया। क्या आपने उन सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ कर दिया? नहीं किया। तो ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी नहीं कह सकते। आपने सिर्फ उस सिक्योरिटी का यूज करके क्या किया है? पैसा कमाया है। आपने उस सिक्योरिटी को क्या कर दिया? 3 महीने रेंट पे दे दिया, और वापस 3 महीने बाद वो सिक्योरिटीज आपके पास आ जाएंगी। उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। मान लीजिए 5000 रुपीज आपको रेंट मिल गया, तो क्या वो रेंट ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज का है? क्या आपने उस जो 5000 का रेंट मिला है उसके बदले में क्या कोई सिक्योरिटी सेल करी है, कोई परचेज करी है? बिल्कुल भी नहीं करी। तो ऐसे केस में वो गुड्स और सर्विस के स्कोप से बाहर नहीं होगा। तो जो सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम से जो आपको रेंट मिलता है वो क्या हो जाएगा? सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा, और वो सप्लाई के स्कोप में भी आ जाएगा। इस सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम को डिटेल में हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब किस तरीके से स्कीम लाई गई थी सेबी के द्वारा और क्या पर्पस था, वो हम लास्ट में इस चैप्टर के एंड में सर्कुलर के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सिक्योरिटी को जब रेंट पे दे देते हैं तो उसके बदले में जो आपको रेंट मिल रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा कि गुड्स और सर्विस क्या होता है, ठीक है, उसको हमने काफी सारे एग्जांपल ले लिए, कुछ स्पेशल केसेस भी देख लिए। अब इसमें एक और चीज है, कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां पे आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाली एक्टिविटी को गुड्स में कैटेगराइज करें या ये वाली एक्टिविटीज को सर्विसेज में कैटेगराइज करें। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी होंगी, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जिनको आप समझ नहीं पाओगे कि गुड्स में डालें या सर्विस में डालें, क्योंकि उनका नेचर ऐसा होगा कि वो लगेगा कि गुड्स में भी आ सकती है और लगेगा कि सर्विसेज में भी कैटेगराइज हो सकती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? शेड्यूल 2 दे दिया। ऐसे जितनी भी कंफ्यूजन वाली ट्रांजैक्शंस थी उनको शेड्यूल 2 में दिखा दिया गया कि ये वाली ट्रांजैक्शन गुड्स हो गए, ये वाली ट्रांजैक्शन सर्विसेज होंगे। तो इस तरीके से एक लिस्ट दे दी गई कि भैया यहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसको आप गुड्स मान लो, इसको आप सर्विस मान लो। फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको,
मान लीजिए रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में क्या होता है कि आइडली तो आपको गुड्स भी सप्लाई हो रहे हैं, जो सब्जी वब्जी और आपको जो भी चीज सामान होता है वो सामान भी सप्लाई हो रहा है, और उसके साथ साथ आपको उसको बनाने की सर्विस भी यूज हो रही है, उसको बनाया भी जा रहा है, उसको सर्व भी किया जा रहा है, तो वो सर्विस की कैटेगरी का है। तो रेस्टोरेंट को गुड्स की कैटेगरी में रखा जाए या सर्विस की कैटेगरी में रखा जाए, तो ये भी एक कंफ्यूजन था, ठीक है। जीएसटी के आने से पहले रेस्टोरेंट पे वैट भी लग जाता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। क्यों? क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन था कि इसको गुड्स की कैटेगरी में रखें या सर्विस की कैटेगरी में रखें। तो इसलिए जीएसटी में गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 डाल दिया, जो बताता है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक और चीज है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको लगेगा कि ये गुड्स हैं, ये सर्विसेज हैं, मतलब गुड्स और सर्विस की कैटेगरी में फॉल करती हैं, बट उनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली गुड्स और सर्विस से बाहर कर दिया, जिसके लिए दिया शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाना चाहती थी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी नहीं लगाना चाहती थी, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी से भी बाहर कर दिया और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की भी कैटेगरी से बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से उसके ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो जो शेड्यूल 3 है वो भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शेड्यूल 3 क्या बताएगा कि कौन सी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स के कैटेगरी में आएंगी और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में आएंगी। उसी प्रकार से शेड्यूल 2 क्या बताता है कि ऐसी कौन से गुड्स और सर्विस, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो गुड्स की कैटेगरी में आएंगी या सर्विसेज की कैटेगरी में आएंगी, उसके बारे में गवर्नमेंट ने बता रखा है, ठीक है। तो ये दोनों शेड्यूल हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, पर अभी हमने गुड्स और सर्विस को समझ लिया, गुड्स और सर्विस क्या होता है, ठीक है। चलिए एक बार नोट्स में आ जाते हैं, नोट से अपन देख लेते हैं जरा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम नोट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो चार्जिंग सेक्शन सबसे पहले क्या बोलता है कि जीएसटी इज लेविएबल ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लग जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जिसमें बोला गया कि सप्लाई इंक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कैसी हो सकती है? सेल हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बार्टर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है, रेंटल हो सकता है, लीज हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी यहां पे ट्रांजैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। पर 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए सप्लाई होने के लिए। कौन कौन से क्राइटेरिया? गुड्स और सर्विस होना चाहिए ट्रांजैक्शन, कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए, इन बिजनेस होना चाहिए। हमने अभी तक एक क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कस किया है, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं? तो अगर कोई ट्रांजैक्शन में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड नहीं है तो ऐसे केस में उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई के स्कोप में नहीं रखा जाएगा। अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस के मैंने यहां पे एग्जांपल दे दिए कि बार्टर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस को हमने डिस्कस किया कि गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, ठीक है। गुड्स और सर्विस क्या होता है? गुड्स का मतलब था एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास अटैच्ड टू द अर्थ। ऐसी कोई फसल जो उग रही है और अर्थ से अभी तक अटैच्ड है, जिसे सप्लाई से पहले अलग कर लिया जाएगा, उसे भी किसकी कैटेगरी में रख दिया? गुड्स की कैटेगरी में रख दिया। तो ये तीनों चीजें किसकी कैटेगरी में आ गई? गुड्स की कैटेगरी में आ गई। अब उसके बाद सर्विसेज में क्या बोला गया? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज क्या है? सर्विसेज। बट मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में आएगी ना सर्विसेज में आएगी। उसके अलावा सर्विसेज में क्या रखा गया? यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ करेंसी, फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज को। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड। एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन बताई, एनी क्लेम टू एनी अनसिक्योर्ड डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके एग्जांपल देखे हमने, बैटिंग, गैम्बलिंग, अनसिक्योर्ड डेट, इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी एटसेट्रा, ठीक है। उसके अलावा कुछ और मनी और सिक्योरिटीज वाले ट्रांजैक्शन थे जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया गया। लोन, डिपॉजिट, एडवांस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारे क्या हैं? ये ट्रांजैक्शन इन मनी है। ये क्या है? मनी के फॉर्म में है। तो मनी के फॉर्म में है तो ये गुड्स और सर्विस में कवर नहीं होंगे। इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्विसेज दी गई है
या सिक्योरिटीज से रिलेटेड ऐसी कोई सर्विसेज दी गई है जिसके बदले में कोई ब्रोकरेज, ट्रांसफर फीस, कमीशन, इशुएंस वगैरह चार्जेस या अदर कोई सर्विस चार्ज वगैरह चार्ज किया गया है, तो वो किस में आ जाएगा, सर्विसेज में कवर हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर एंड फॉरवर्ड। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड में हमने बात करी, अगर विदाउट डिलीवरी है मतलब नेट सेटल किया जा रहा है, लास्ट में उसने सामान खरीदा नहीं, उसने सिक्योरिटीज खरीदी नहीं, उसने सिर्फ जो डिफरेंशियल अमाउंट का जो लॉस हो रहा था सामने वाले बंदे को वो उसे पे कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे। और वो क्या है, सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन है, तो वो गुड्स और सर्विस में नहीं आएगी। अगर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड है, आपने डिलीवरी भी लिया है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया तो आपने उसे वास्तव में परचेज भी किया है, पर क्या परचेज किया है, सिक्योरिटीज परचेज करी हैं, तो ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है, तो वो भी गुड्स और सर्विस की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब मान लीजिए जो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो किया था कमोडिटीज के लिए, और फ्यूचर डेट पे जाके आपने उस कमोडिटी का डिलीवरी भी ले लिया, आपने परचेज भी कर लिया, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी प्रकार यूज ऑफ मनी का जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिलता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। जो सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम है जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, पर वो एक तरह से क्या है, सिक्योरिटीज को रेंट पे देना, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके साथ ही हमने बोला कि शेड्यूल 2 कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई करेगा जिनको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है, वो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है क्या मानना है, तो उसी तरीके से हमें उसे मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो दोनों, उनका नेचर ऐसा होता है कि उसे गुड्स में भी कैटेगराइज किया जा सकता है, सर्विसेज में भी कैटेगराइज किया जा सकता है, तो वहां पे आपको गवर्नमेंट ने ही गाइडेंस दे दी कि आप इन्हें गुड्स मानो या सर्विसेज मानो, उसके लिए शेड्यूल 2 इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसे सप्लाई ऑफ गुड्स से भी मानने से इंकार कर दिया और सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानने से भी इंकार कर दिया। क्यों, गवर्नमेंट उनके ऊपर कोई भी टैक्स लगाना नहीं चाहती, तो इसलिए उन्हें सप्लाई के स्कोप से बाहर कर दिया। किसके थ्रू, शेड्यूल 3 के थ्रू। अब शेड्यूल 2 और 3 क्या है, पूरा डिटेल में क्या क्या ट्रांजैक्शंस कवर होती हैं, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हम कहां हैं, सप्लाई की डेफिनेशन पे, और सप्लाई की डेफिनेशन में हमने फर्स्ट क्राइटेरिया कंक्लूड किया, गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज क्या होता है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ना गुड्स होती हैं ना ही सर्विसेज होती हैं, ये हमने कंक्लूड किया। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, दैट इज कंसीडरेशन। दैट इज कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। हमने बोला कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन को सप्लाई के स्कोप में लेना है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए। तो कंसीडरेशन है या नहीं पता लगाने के लिए पहले पता लगाना पड़ेगा कि कंसीडरेशन होता क्या है, कंसीडरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। चलिए बात करते हैं। तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन बोलती है, पेमेंट इन मनी, या तो मनी फॉर्म में पेमेंट हो या तो कुछ पैसा पे कर दो आप उसके बदले में, या फिर अदर देन मनी। अदर देन मनी भी पे कर सकते हो, जैसे मैंने बार्टर में बताया था कि आपने एक गुड्स दिया उसके बदले में आपको दूसरा गुड्स रिसीव हो गया, आपने एक सर्विस दी उसके बदले में दूसरी सर्विस रिसीव हो गई। तो कंसीडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और अदर देन मनी। कंसीडरेशन सिर्फ जो नोट है उससे मतलब नहीं है, इंडियन करेंसी से सिर्फ मतलब नहीं है। जो कंसीडरेशन है वो मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, अदर देन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है। आपने किसी को गुड्स और सर्विस दिया तो उसके बदले में अगर आपको गुड्स और सर्विस भी मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड कंसीडरेशन। सिर्फ पैसे का होना, इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं है। किसके बदले में मिलेगा आपको, अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कोई आप गुड्स और सर्विस की जो सप्लाई करोगे उसके बदले में आपको कोई मनी मिल रहा है या अदर देन मनी के फॉर्म में आपको कंसीडरेशन मिल सकती है। कौन पे कर सकता है, पेड बाय रेसिपिएंट और थर्ड पर्सन। अब मान लो राम ने शाम को कोई गुड सेल किया, तो जरूरी नहीं है कि पैसा शाम ही देगा, शाम की जगह पे कोई दूसरा बंदा भी पैसा दे सकता है, ठीक है, वो भी कंसीडरेशन माना जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जिसको आपने गुड्स और सर्विस बेचा है
वही व्यक्ति आपको सामने से कंसिडरेशन दे। कंसिडरेशन आपको किसी थर्ड पर्सन से भी फ्लो हो सकती है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लीजिए राम से आपने कोई सामान परचेज किया, ठीक है, तो आप उसको पैसा दोगे तो वो कंसीडरेशन है। आपके बिहाफ पे कोई आपके रिश्तेदार ने दे दिया, कोई आपके जानकार ने दे दिया, XYZ किसी ने भी दे दिया, तो उसे भी कंसीडरेशन माना जाएगा। बट मान लीजिए आपके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने राम को क्या कर दिया, पैसा पे कर दिया, तो उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां पे कंसीडरेशन की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया कि अगर किसी के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई पैसा पे किया है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दी कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन क्या होती है, पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी और अदर देन मनी। मनी फॉर्म में भी हो सकता है और अदर देन मनी फॉर्म में भी हो सकता है। चाहे वो रेसिपिएंट ने पे किया हो, जिसको आपने गुड्स और सर्विस दिए, चाहे उसने पे किया या उसके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन ने पे कर दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी उसे कंसीडरेशन माना जाएगा। बट अगर उसके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने पे कर दिया तो ऐसे केस में फिर उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, यहां पे अगर लोकल अथॉरिटी ने पे किया होता उसके बिहाफ पे तो भी उसे कंसीडरेशन मान लिया जाता, किसी लोकल एनजीओ ने पे किया होता तो भी उसके बिहाफ पे वो क्या मान लिया जाता, कंसीडरेशन मान लिया जाता। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पे किया है तो उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया है कंसीडरेशन की डेफिनेशन से। फॉर एग्जांपल, आपने पहले जब सिलेंडर परचेज करते थे, ठीक है, सिलेंडर परचेज करते थे तो सिलेंडर आपको कितने का मिलता था, 400 रुपीज का मिलता था। अब टोटल उसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपीज, और जो बचा हुआ डिफरेंशियल अमाउंट था 600 रुपीज, वो डायरेक्टली क्या कर देती थी, गवर्नमेंट उस कंपनी को पे कर देती थी। तो उस केस में आपकी जेब से कितना जा रहा था, 400 रुपए, और जो 600 रुपीज था वो कौन पे कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 600 को कंसीडरेशन नहीं माना जाता था, कंसीडरेशन सिर्फ 400 को माना जाता था और जीएसटी सिर्फ 400 पे लगता था, समझे। तो अगर कोई ऐसा सामान आप परचेज करो जिसका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है ना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो पेमेंट कर रहा है उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाएगा। बाकी कोई भी पेमेंट हो, चाहे मनी फॉर्म में हो, अदर देन मनी फॉर्म में हो, कंसीडरेशन माना जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए राम ने परचेज किया, राम परचेज्ड गुड्स वर्थ 1 लाख रुपीज फ्रॉम श्याम, फॉर विच पेमेंट, अब उसने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है श्याम से, राम ने, उसके बदले में जो पेमेंट है वो राम ने कर दी, मतलब जो रेसिपिएंट है जिसने गुड्स खरीदा है उसी ने पेमेंट कर दी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे क्या मान लिया जाएगा, कंसीडरेशन मान लिया जाएगा। अब मान लीजिए उसके बिहाफ पे राम का कोई दोस्त था, जय, जो कि राम का दोस्त था, उसने राम के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, तो क्या उसे कंसीडरेशन माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि हमने बोला कि चाहे थर्ड पर्सन पे कर रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मनी अदर देन मनी फॉर्म में पेमेंट आ रहा है तो उसे कंसीडरेशन माना जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे जो पेमेंट है वो किसी एनजीओ ने पे कर दिया, एनजीओ ने पे कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ राम, तो उसे भी क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन माना जाएगा, उसे भी कंसीडरेशन माना जाएगा, क्योंकि किसी ने भी पे किया हो, कंसीडरेशन माना जाएगा। अब अगर मान लो वो जो पेमेंट है वो किसने कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पे कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी के बिहाफ पे करती है तो उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाता, उसे कंसीडरेशन नहीं माना जाता। अब मान लीजिए राम ने जो गुड्स खरीदे थे श्याम से 1 लाख रुपए के, उसके बदले में मान लो राम ने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी श्याम को, तो क्या उसे कंसीडरेशन माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। कंसीडरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और अदर देन मनी, ठीक है, तो उसे कंसीडरेशन माना जाएगा। ये तो बात होगी कंसीडरेशन की। बहुत ही सिंपल है कि कंसीडरेशन मतलब कोई भी पेमेंट हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के बदले में, वो मनी फॉर्म में हो सकता है, अदर देन मनी फॉर्म में हो सकता है, कोई भी पे करे अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, उसे कंसीडरेशन मान लिया जाएगा।
अब इसके रिलेटेड कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, इसके रिलेटेड कुछ स्पेशल केस पढ़ लेते हैं। बात करते हैं डिपॉजिट की सबसे पहले, ठीक है। डिपॉजिट, अब मान लीजिए आपने कोई रूम रेंट पे लिया, ठीक है। आपने क्या किया, कोई रूम को रेंट पे लिया, ठीक है, रूम रेंट पे लिया, उसका रेंट था 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, और ओनर ने आपसे क्या ले लिया, ओनर ने आपसे क्या ले लिया, 2 महीने का जो रेंट है उसके इक्विवेलेंट क्या ले ली, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया। मान लीजिए 30,000 रुपीज आपसे क्या ले लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया। अब ये ओनर के पास रहेगा, अब ये ओनर के पास रहेगा। जब आप ये घर छोड़ के जाओगे या रूम छोड़ के जाओगे, तब आपको ओनर ये 30,000 रुपीज क्या कर देगा, वापस कर देगा। तब तक के लिए ओनर के पास रहेगा, और 15,000 रुपीज आपको रेंट पर मंथ पे करना है। तो अब इस केस में कंसिडरेशन कितना होगा, तो ध्यान रखना, ये 30,000 रुपीज क्या है, ये आपने किसी को दे तो दिया, बट ये आपको वापस भी मिलने वाला है। ये आपने किसी गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट नहीं दिया है, ये आपको वापस मिल जाएगा जब भी आप रूम छोड़ोगे। तो जो ये डिपॉजिट है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो रिफंड कर दिया जाएगा, रिफंडेबल डिपॉजिट है, उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके पास वापस आ जाने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको वापस मिल जाएगा, तो इसे कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। तो इसलिए यहां पे कंसिडरेशन कितना होगा, यहां पे कंसिडरेशन कितना होगा, जो आप मंथली बेसिस पे 15,000 रुपीज पर मंथ आप रेंट पे कर रहे हो, 15,000 पर मंथ जो आप रेंट पे कर रहे हो। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको रिफंडेबल डिपॉजिट है, वो कभी भी आपका कंसिडरेशन नहीं होगा, प्रोवाइडेड। अब क्या हो गया, मान लो आपने रूम छोड़ना था, ठीक है, आपने रूम छोड़ना, आपने 10-12 महीने रहे, अब रूम छोड़ना है। अब आपने उनको 1 मंथ का नोटिस दिया, आपने ओनर को बोला कि मैं 1 महीने बाद ये रूम छोड़ दूंगा। अब आपने उनको इस महीने का रेंट भी नहीं दिया, आपने इस महीने का रेंट नहीं दिया। अब ओनर ने क्या किया, ओनर के पास आपके 30,000 रुपीज पड़े थे, ठीक है। अब इस मंथ का आपने रेंट नहीं दिया, तो उसने क्या किया, इस 30,000 में से 15,000 रुपीज एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट, एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट रेंट, अगेंस्ट रेंट। तो जब वो रिफंडेबल डिपॉजिट जब एडजस्ट कर लिया जाता है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अब ये 30,000 में से जो उसने 15,000 रुपीज एडजस्ट कर लिया अगेंस्ट रेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन हो जाएगा। अदरवाइज रिफंडेबल डिपॉजिट विल नेवर बी कंसिडरेशन अनलेस इट इज यूज्ड अगेंस्ट द पेमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका रिफंडेबल डिपॉजिट का स्पेशल केस है। और दूसरी बात कर लेते हैं, और एक और बात कर लेते हैं, स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस तो अपन ने बात किया डिपॉजिट, तो डिपॉजिट को कंसिडरेशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इसकी बात हमने करी। अब दूसरा बात करते हैं कि गिफ्ट और डोनेशन के केस में क्या होगा, गिफ्ट और डोनेशन। सर गिफ्ट और डोनेशन के तो नाम से ही स्पष्ट है कि सर गिफ्ट और डोनेशन है, उसके बदले में तो कुछ है ही नहीं, उसके बदले में तो कुछ मिलता नहीं है। गिफ्ट और डोनेशन क्या होता है, वन साइडेड होता है सर, हमने पे कर दिया गिफ्ट, हमने डोनेशन दे दिया, हमने गिफ्ट दे दिया, अब उसके बदले में हम कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी करें, उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में सर वहां पे तो कंसिडरेशन नहीं होगा, बट इसमें भी कंसिडरेशन हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। मान लीजिए मिस्टर नवीन करके एक बंदा है, ठीक है, उसने कुछ फैंस डोनेट किए, डोनेटेड सम फैंस टू स्कूल, स्कूल में पंखे डोनेट किए हैं, है ना, पंखे डोनेट कर दिए। वो स्कूल कौन चलाता था, स्कूल रन बाय दी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट उस स्कूल को चलाता था, और उसको उसने क्या किए हैं, पंखे डोनेट किए हैं नवीन ने, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसने पंखे डोनेट किए और स्कूल में पंखे लगे, ठीक है, तो स्कूल वालों ने क्या किया, एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है, उन पंखों पे क्या कर दिया, नाम लिखवा दिया, नाम लिखवा दिया। फैन पे क्या मेंशन कर दिया, मेंशन ऑन फैन, मेंशन किया उन्होंने, डोनेटेड बाय मिस्टर नवीन। पंखे पे क्या मेंशन किया कि डोनेटेड बाय मिस्टर नवीन। अब यहां पे बताओ कि नवीन ने पंखे डोनेट किए स्कूल को,
तो स्कूल की तरफ से कुछ मिला क्या नवीन को? स्कूल ने नवीन को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसने डोनेशन किया, उसने तो गिफ्ट दिया है। उसके बदले में स्कूल ने नवीन को कुछ भी नहीं दिया, तो यहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। सिर्फ स्कूल ने उसका नाम मेंशन कर दिया, किसके ऊपर? पंखे के ऊपर, एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसको रिस्पेक्ट पे करने के लिए, उसको ग्रेटिट्यूड, उसको थैंकफुल होने के लिए उन्होंने उसका नाम मेंशन कर दिया उस फैन के ऊपर। तो उससे क्या नवीन को कुछ फायदा मिला है? उससे क्या नवीन को कोई सर्विस मिली है स्कूल की तरफ से? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे केस में यहां पे कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, यहां पे कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अब क्या हुआ? स्कूल वालों ने नाम मेंशन नहीं किया, स्कूल वालों ने क्या किया? फैन पे मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया कि डोनेटेड बाय मिस्टर नवीन एंड एसोसिएट, नवीन एंड एसोसिएट सीए फर्म। ठीक है। अब क्या हुआ? इसने क्या किया? डोनेशन दिया, कुछ फैन डोनेट किए, और स्कूल वालों ने उसको बदले में फैन के ऊपर क्या कर दिया? उसका पब्लिसिटी कर दिया। देखो, जब तक सिर्फ मिस्टर नवीन लिखा था तब तक उसकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी का प्रमोशन नहीं हो रहा था, सिर्फ एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड उसका नाम मेंशन किया था, कोई बिजनेस एक्टिविटी का मेंशन नहीं था, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही थी। बट जैसे ही उन्होंने फैन के ऊपर नाम मेंशन कर दिया कि बाय मिस्टर नवीन एंड एसोसिएट, उसकी बिजनेस एक्टिविटी का क्या कर दिया? प्रमोशन कर दिया। तो यहां पे क्या हो गया? बार्टर हो गया। नवीन ने यहां पे फैंस दिए और उसके बदले में उसे क्या मिली? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। क्या मिल गई? एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। तो यहां पे तो क्या हो गया? बार्टर हो गया। अब कंसिडरेशन तो मनी फॉर्म में भी हो सकता है और अदर देन मनी फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहां पे अदर देन मनी फॉर्म में, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के फॉर्म में उसे क्या मिला है? कंसिडरेशन मिला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा और ये सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। तो इस तरीके से कंक्लूजन निकाला गया कि अगर फॉलोइंग 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, 3 कंडीशन बताई गई हैं, अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये मान लिया जाएगा कि देयर इज नो कंसिडरेशन, देयर इज नो कंसिडरेशन। बट अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो गई, अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो यह माना जाएगा कि यहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी। अब वो कौन कौन सी 3 कंडीशन है जो फुलफिल करनी पड़ेंगी गिफ्ट और डोनेशन के केस में? सबसे पहले जो गिफ्ट और डोनेशन दिया है, गिफ्ट और जो डोनेशन दिया है वो किसको दिया है? टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। जो गिफ्ट और डोनेशन दिया होना चाहिए वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया होना चाहिए। सेकंड, जो पेमेंट या फिर जो गिफ्ट दिए गए हैं हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट। आप सेल नहीं कर रहे हो, आपने गिफ्ट दिया है। ऐसा नहीं कि आपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जाके फैन बेच दिए, बेचना नहीं होना चाहिए, वो गिफ्ट के कैरेक्टर में होना चाहिए। आपने उसको एज ए गिफ्ट दिया, एज ए डोनेशन दिया है। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए? जो उसका पर्पस है, जो गिफ्ट देने का पर्पस है वो फिलैंथ्रोपिक है। आपको स्वेच्छा से आप देना चाहते हो, उसके बदले में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, वॉलेंटरी है, आप उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। नोट एडवर्टाइजमेंट और एनी कॉमर्शियल गेन, नोट एडवर्टाइजमेंट और एनी कॉमर्शियल गेन। तो कहने का मतलब है अगर आप कोई गिफ्ट और डोनेशन दे रहे हो तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वहां पे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल कर देते हो। कौन सी? पहले, गिफ्ट और डोनेशन जो आपने दिया है वो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। दूसरा, जो गिफ्ट पेमेंट जो आपने दिया है वो गिफ्ट के कैरेक्टर में है, गिफ्ट के नेचर में है। थर्ड, आपका जो पर्पस है वो फिलैंथ्रोपिक है, वहां से कोई भी एडवर्टाइजमेंट या फिर कॉमर्शियल गेन लेना आपका पर्पस नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो यस, आपका माना जाएगा कि वहां पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं था और सप्लाई नहीं होगा। बट अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ब्रीच हो गई तो ये माना जाएगा कि आपका जो है वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व था और सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसा कि इसमें हुआ था, उसने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया था और गिफ्ट के फॉर्म में दिए थे फैन, बट उसने क्या कर लिया? अपना फैन पे प्रमोशन करवा लिया बाय अपनी बिजनेस एक्टिविटी को मेंशन करके। तो जब भैया प्रमोशन कर लिया आपने, पर्पस आपका फिलैंथ्रोपिक नहीं रहा, आप उससे कॉमर्शियल गेन लेना चाहते थे, तो ऐसे केस में उसे क्या मान लिया जाएगा? कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। और जब सिर्फ उसने अपना नाम लिखवाया था
तो इसका मतलब वहां पे उसका कॉमर्शियल कोई भी गेन नहीं था, उसका पर्पस फिलैंथ्रोपिक था, तो वहां पे उसे कंसिडरेशन नहीं माना गया, कंसिडरेशन नहीं माना गया। तो ये सेकंड केस हो गया। गिफ्ट और डोनेशन के केस में कंसिडरेशन कैसे मानना है और कैसे नहीं मानना है। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है आर्ट वर्क सेंड टू गैलरी और एग्जीबिशन, गैलरी और एग्जीबिशन। तो इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, इसमें मतलब एक एग्जांपल से करते हैं तो ये पूरा प्रोविजन आपको समझ में आ जाएगा। एक मान लीजिए एक बहुत ही तगड़ा पेंटर है मिस्टर हरी, ठीक है, बहुत तगड़ा पेंटर है एक मिस्टर हरी, वो पेंटिंग बनाता है ना। कहां पे है वो? मान लीजिए मुंबई का रहने वाला है, मुंबई का रहने वाला है। अब अहमदाबाद में ना बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगी है, अहमदाबाद में बहुत ही बड़ी एग्जीबिशन लगी है पेंटिंग्स की, ठीक है। तो अब ये हरी भी क्या चाहता है कि उसकी पेंटिंग्स वहां पे दिखाई जाएं उस एग्जीबिशन में, और वहां से लोग क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हरी को अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो यहां पे अहमदाबाद भेजनी पड़ेंगी, यहां पे एग्जीबिशन में यहां पे उसकी पेंटिंग्स लगा दी जाएंगी, ठीक है, पेंटिंग्स लगा दी जाएंगी। अब यहां पे क्या है, एग्जीबिशन में लोग आएंगे, लोग बाग आएंगे, और उन लोग बागों को अगर वो पेंटिंग पसंद आ जाती है तो दे कैन परचेज इट, तो वो परचेज भी कर सकते हैं। और नहीं पसंद आती है तो जब एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा वहां पे पड़ी रहेगी और उसको वापस ले जाएगा पेंटर अपने पास पेंटिंग, ठीक है। तो ये एक पूरी ट्रांजेक्शन है। अब अगर ट्रांजेक्शन समझ में आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कहां पे कंसिडरेशन है और कहां पे नहीं है। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दो ट्रांजेक्शन हो रही है। पहले क्या किया, पेंटर जो मिस्टर हरी था उसने अपनी पेंटिंग्स भेजी हैं कहां पे, पेंटिंग करी है ट्रांसफर। अब ये क्या है, ट्रांसफर, यहां पे अभी तक सेल नहीं हुआ, यहां पे सिर्फ उसने पेंटिंग कहां भेजी है, अहमदाबाद की एग्जीबिशन में लगाने के लिए भेजी है। तो यहां पे ट्रांसफर हुआ है कहां पे, टू अहमदाबाद एग्जीबिशन, ठीक है। तो अब बताओ, जब उसने हरी ने एग्जीबिशन अहमदाबाद में जो लगी थी वहां पे अपनी पेंटिंग्स भेजी, तो इसके बदले में उसे कुछ अमाउंट मिला क्या? यहां पे कोई भी कंसिडरेशन उसे नहीं मिली, कंसिडरेशन यहां पे उसे नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इसने तो अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए भेजा है। अगर वहां पे किसी को पसंद आएगी पेंटिंग तो वो उसे परचेज कर सकता है, जब परचेज करेगा कोई व्यक्ति तब उसे पैसा मिलेगा हरी को, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब यहां पे तो जब अहमदाबाद एग्जीबिशन में भेजा तब तक तो कोई कंसिडरेशन नहीं था, तो यहां पे तो कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है नहीं, तो यहां पे क्या जाएगा, नो कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, मान लीजिए कोई एक बड़ा आदमी आया इस एग्जीबिशन में और उसने ये मिस्टर हरी की जो पेंटिंग है उसको 10 लाख रुपए में खरीद लिया, 10 लाख रुपीज में यहां पे क्या कर लिया, पेंटिंग परचेज कर लिया। तो अब क्या, जब इसने पेंटिंग परचेज किया अब कंसिडरेशन आ गया हरी के पास, बिल्कुल आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। जब ये पेंटिंग सेल हो जाएगी फ्रॉम द एग्जीबिशन तब वहां पे क्या आ जाएगा, कंसिडरेशन आ जाएगा, और कंसिडरेशन आते ही वो क्या हो जाएगा, सप्लाई भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई आर्टवर्क है या कोई पेंटिंग है या कुछ भी है, आप एग्जीबिशन में भेज रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए, तो वहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, तो विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई नहीं होगा। बट अगर उसी आर्टवर्क को किसी ने वहां पे परचेज कर लिया और उसने उसके बदले में कुछ मनी या कुछ अदर चीज दे दी कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई और तब जाके उसका क्या होगा, सप्लाई होगा। ये आर्टवर्क वाला केस था। अब हमने कंसिडरेशन वाली बात करी, हमने कंसिडरेशन पूरा समझ लिया, ठीक है, कंसिडरेशन क्या होता है और उसके कुछ स्पेशल केसेस भी देख लिए। कंसिडरेशन में हमने एक बात बोली कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगा, ये हमारा जनरल रूल है, ठीक है। क्योंकि हमने बोला था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तभी उसे हम सप्लाई मानेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया थे, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी वो सप्लाई होगा। तो इसका मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगा, जनरल रूल ये बोलता है। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, यहां पे एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाए।
पर वो बहुत ही सिलेक्टिव केसेस हैं, और वो सिलेक्टिव केसेस दिए गए हैं शेड्यूल 1 में। वो सिलेक्टिव केसेस दिए शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 कुछ ऐसे केसेस बताता है, 4 ऐसे केसेस बताता है जहां पे भले ही वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो, वहां पे आपको कोई कंसिडरेशन नहीं मिला हो, तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा, तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ये शेड्यूल 1 बात करता है, ये बात करता है शेड्यूल 1। उसके बाद शेड्यूल 1 में वो जो 4 केसेस हैं वही एक्सेप्शन है जिसमें कंसिडरेशन ना होने पे भी सप्लाई मान लिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके अलावा XYZ कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो बिना कंसिडरेशन के सप्लाई मानने के लिए शेड्यूल 1 को रेफर किया जाएगा, जो डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे। पहले हम ये इसके 3 क्राइटेरियाज को समझेंगे। 3 क्राइटेरिया को समझने के बाद हम शेड्यूल 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया हमने पढ़ लिए, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है और कंसिडरेशन क्या होता है। तो कंसिडरेशन की बात कर लेते हैं। देखो कंसिडरेशन क्या है, पेमेंट इन मनी और अदर देन मनी, पेमेंट इन मनी और अदर देन मनी अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो रेसिपिएंट ने भी पे किया हो सकता है, थर्ड पर्सन ने भी पे किया हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी दी है, कोई पैसा दिया है आपके बिहाफ पे, तो उसे कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। ये हमने एग्जांपल के साथ समझा। उसके बाद कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, अगर कोई रिफंडेबल डिपॉजिट है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं हो गया अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज ए कंसिडरेशन, जब तक कि उस डिपॉजिट को एज ए कंसिडरेशन अप्लाई नहीं कर लेता वो सप्लायर। ठीक है, उसके बाद गिफ्ट और डोनेशन वाला हमने समझा कि 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो उसे विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज उसे कंसिडरेशन इन्वॉल्व माना जाएगा। क्या 3 कंडीशन थी? गिफ्ट और डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, पेमेंट का कैरेक्टर जो गिफ्ट का है फिलैंथ्रोपिक पर्पस है, एडवर्टाइजमेंट करना उसका पर्पस नहीं है। उसके बाद आर्टवर्क अगर गैलरीज में भेजते हो तो जब आपने गैलरीज में भेजा, एग्जीबिशन में शो किया, तब तक जब तक वो सेल नहीं हुआ तब तक वहां तक कोई भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई भी सप्लाई नहीं हुआ। पर जैसे ही उस एग्जीबिशन में जो पेंटिंग दिखाई गई थी अगर उसको खरीद लिया किसी इंटरेस्टेड पर्सन ने, तो वहां पे कंसिडरेशन आ गया और वो सप्लाई बन जाएगा। और हमने बात करी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी हैं जहां पे कंसिडरेशन ना होने पे भी क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। उसके लिए हम शेड्यूल 1 रेफर करेंगे, तो उसके लिए हम आगे जाके शेड्यूल 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्राइटेरिया था सप्लाई में फॉल करने के लिए। अब हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या है? इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उन्होंने बोला कि भैया आप का ट्रांजैक्शन को सप्लाई तभी माना जाएगा जब आप बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन करोगे। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे रद्दी पड़ी थी, आपके घर पे बुक्स पड़ी थी, या फिर आयरन पड़ा था, कुछ ऐसा कबाड़ पड़ा था, आपने कबाड़िए को बुलाया और उसको जाके कबाड़ बेच दिया, तो क्या सर उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर पे को कबाड़ पड़ा था तो बेच दिया, वो बिजनेस में तो है नहीं। बिजनेस में होगा तभी वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा। तो ऐसे केस में जब तक वो कबाड़ बिजनेस की डेफिनेशन में आया ही नहीं तो उसका सप्लाई भी नहीं हो सकता, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसी प्रकार से आपके घर पे कोई ज्वेलरी पड़ी थी, आपको पैसे की नीड है, आपने ज्वेलरी बेच दी, तो क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने पर्सनल कैपेसिटी में ज्वेलरी बेची है, आपने बिजनेस में कुछ सेल नहीं किया है। तो इस प्रकार से वो भी आपका सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है। सबसे पहले बिजनेस समझ लेते हैं, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस का मतलब है, बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस की भी डेफिनेशन क्या दी हुई है? इंक्लूड्स करके, इंक्लूसिव डेफिनेशन। बिजनेस इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, कोई प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीए प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई डॉक्टर हो, है ना, वो भी आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। वोकेशन मतलब आप रेगुलरली वो बिजनेस नहीं करते हो, आप पेंटर हो, आप साल में कोई एक पेंटिंग बनाते हो और बेचते हो, तो वो भी किस में आ जाएगा? बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा एज ए
वोकेशन। वोकेशन मतलब रेगुलरली कोई आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो बट फिर भी वो आपका बिजनेस कहलाएगा। तो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और एनी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी टू इट। अब मान लो मैं काम करता हूं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लैपटॉप वगैरह वो सेल परचेज करता हूं, ठीक है। अब मेरे पास कोई मेरा एसी पड़ा है, मेरा एसी लगा हुआ है मेरी दुकान में, अब मेरे को वो एसी खराब हो रहा है तो मैंने उसको कबाड़ में बेच दिया, तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एनीथिंग और उसके साथ इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी टू इट। इसके साथ भी अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी आपका बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा। किसी प्रकार का ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, सब क्या आ जाएंगे, बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके बाद आपने कोई परचेज किया है, एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, ठीक है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, उसमें एक बहुत बड़ी मशीनरी लगी हुई है, आपका काम नहीं है वो मशीनरी सेल करना, आपका काम है उस मशीनरी से मान लीजिए फुटवियर बनाना और फुटवियर सेल करना। अब फुटवियर सेल करना तो आपका बिजनेस है ही, बट मान लीजिए आपने अब धंधा बंद कर दिया, अब धंधा बंद कर दिया तो आप मशीन का क्या करोगे, मशीन को भी तो सेल करोगे। तो जब वो मशीन को सेल कर रहे हो उसे भी किसमें इंक्लूड किया जाएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप कोई एक्विजिशन और सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स वगैरह ऑन कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस वगैरह बंद कर दिया, आपने सेल कर दिया माल सारा, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिजनेस में ही आएगा। कि एक तो आप रेगुलर बिजनेस कर रहे थे, सेल परचेज कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपने अगर बिजनेस बंद कर दिया उसके बाद आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो आप बेच रहे हो, तो वो भी आपका बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे आपने क्लब्स देखे होंगे जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहां पे आप ज्वाइन करते हो, मेंबरशिप फीस वगैरह पे करते हो, आपसे वहां पे ज्वाइनिंग फीस वगैरह ली जाती है। तो जो क्लब अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं वो भी किसकी डेफिनेशन में आ जाएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। जो क्लब्स, जैसे ये आपने स्पोर्ट्स क्लब देखा है, ठीक है, और भी अदर टाइप के क्लब्स होते हैं जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्लब्स भी किसमें आ जाएंगे, बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएंगे। एडमिशन टू एनी प्रीमाइस, एडमिशन टू एनी प्रीमाइस, मान लीजिए कोई जू है, चिड़ियाघर है, जू है, तो वो जू वाले आपको जू में तभी घुसने देंगे अगर आप उनसे कोई टिकट खरीदोगे, मतलब वहां पे अंदर घुसने के लिए आपको क्या करना है, टिकट खरीदनी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। आप मूवी थिएटर में जाते हो, ठीक है, वहां पे अंदर तभी आपको घुसने दिया जाता है जब आप टिकट परचेज करते हो, तो वो भी क्या है, एक तरह से एडमिशन टू एनी प्रीमाइस है। आप मान लीजिए कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मान लीजिए कोई ऐसा मॉन्यूमेंट है, किला है जिसमें अंदर जाने के लिए आपकी टिकट लगती है, तो वो जो टिकट आप खरीदते हो वो बेचने वाला इंसान के लिए वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। तो एडमिशन टू एनी प्रीमाइस, किसी जगह में अंदर आने के लिए आपसे कुछ चार्ज किया जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। उसके अलावा रेस क्लब्स होते हैं, बुक मेकर, ये जो हॉर्स रेस वगैरह होती है, ये सब होती हैं, वहां पे सट्टेबाजी वगैरह होती है, तो ये भी सारा किसमें आता है, बिजनेस की डेफिनेशन में आता है। एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। देखो, अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी बिजनेस में आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बिजनेस फॉर प्रॉफिट हो और नॉट फॉर प्रॉफिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। एनी एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट, एनी एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट भी अगर कोई आपको सर्विसेज दे रही है, मान लो आप अपना आधार कार्ड बनवाने जाते हो, गवर्नमेंट को आप फीस देते हो, आप अपना कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, अपना कोई लाइसेंस परचेज कर रहे हो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट जो आपको ये सर्विसेज दे रही है वो भी क्या है, बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, वो भी बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बिजनेस में आ जाएंगे। तो एनी टाइप ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और एनी अदर इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी। उसके अलावा जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, बंद करोगे, तब भी आपने कोई स्टॉक वगैरह बेचा कैपिटल गुड्स को मिला के, तो भी वो क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। कोई क्लब अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है, कोई प्रीमाइस में आपको एडमिशन दे रहा है, रेस क्लब वगैरह हो गए, एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट हो या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, या गवर्नमेंट भी कोई एक्टिविटी कर रही है, तो वो भी सारा बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब ध्यान रखना,
जरूरी नहीं है कि किसी ट्रांजैक्शन का सप्लाई होने के लिए वो आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी हो। मान लीजिए आपका क्या है, फुटवियर शॉप है, फुटवियर शॉप है, ठीक है, आप परचेज करते हो फुटवियर्स और सेल करते हो, ठीक है, तो फुटवियर परचेज सेल करना तो आपका बिजनेस है ही है। अब उसके दौरान मान लीजिए आपकी शॉप में कोई फर्नीचर था, ठीक है, वो फर्नीचर हो गया पुराना, अब वो फर्नीचर को आपने कबाड़ में सेल कर दिया, तो ये भी आपका बिजनेस माना जाएगा, इसके ऊपर ये भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर आपने कुछ भी किया, बिजनेस के अंदर चाहे आपने मेन बिजनेस किया या फिर उसके रिलेटेड एंसिलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटी थी, वो भी आपके किस में आ जाएगी, बिजनेस की एक्टिविटी में आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या फिर आपकी कोई भी फिक्स एसेट थी, आपने सेल कर दी, तो आइडियली तो वो आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है, आपका मेन बिजनेस नहीं है, बट फिर भी अगर उसका आपने सेल किया है तो वो किस में डेफिनेशन में आ जाएगा, बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके अलावा अब एक बात हमने करी, हमने बोला कि ये थर्ड क्राइटेरिया है फॉर बीइंग सप्लाई होने के लिए थर्ड क्राइटेरिया है। अगर ये तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में है तभी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, वरना सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये बात हमने बात करी। बट यहां पे भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने कंसिडरेशन में बात करी थी कि कंसिडरेशन है तभी सप्लाई माना जाएगा, एक्सेप्ट फ्यू केसेस प्रोवाइडेड इन दी शेड्यूल 1। उसी तरीके से बिजनेस के केस में भी, बिजनेस में आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है तभी सप्लाई माना जाएगा, एक्सेप्ट सिंगल केस, जिस केस में भले ही वो बिजनेस के लिए ना हो तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। कौन सा ऐसा केस है, बात करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, ये बोलता है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट किया है, मतलब आपने आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विस लिया है, तो ऐसे केस में भले ही वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, बट अगर उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राम नाम का एक बंदा है, ठीक है, उसका यहां पे क्या चल रहा है, इंडिया में डाइवोर्स केस चल रहा है। ठीक है, उसका इंडिया में क्या चल रहा है, डाइवोर्स केस चल रहा है। अब उसने क्या किया, अपने डाइवोर्स केस के लिए उसने एक लॉयर की हेल्प ली। ठीक है, क्योंकि उसकी फियांसे मान लो आउटसाइड इंडिया की थी, तो उसको वो जानना था लॉ वगैरह के बारे में, तो उसने एक लॉयर की सर्विस ली। कहां से, यूएसए का लॉयर था, यूएसए के लॉयर की सर्विस ली। तो अब ऐसे केस में क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस ली गई है, एंड उस लॉयर को उसने कितने पैसे पे किए, $10,000 अप्रोक्सीमेटली मान लो 8 लाख रुपीस पे किए। तो अब क्योंकि राम ने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है एंड फॉर कंसिडरेशन किया है, उसके बदले में उसने पैसा दिया है, अब वो चाहे बिजनेस में हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, अब वो भले ही वो डिवोर्स केस अपना पर्सनल केस है, उसका बिजनेस का केस नहीं है, बट पर्सनल केस है, बट फिर भी उसे क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन किया है तो चाहे वो बिजनेस में हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। तो हमने तीन चीजें बात करी, उसको हम इन शॉर्ट बात कर लेते हैं कि सप्लाई कब होगा, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी प्रकार की हो सकती है, हमने 7-8 ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया, उसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है। अगर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है, गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हुई है, फॉर कंसिडरेशन हुई है, एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 1, एंड इन दी बिजनेस हुई है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा, एक्सेप्ट इन दी आपका इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जिसमें अगर बिजनेस में भी नहीं हुई तो भी आपका सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सप्लाई की एक डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन अब ये है। ठीक है, मेन डेफिनेशन सप्लाई का मतलब ये है। अब कोई आपसे पूछे कि सप्लाई क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि एनी ट्रांजैक्शन जो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करती है वो सप्लाई है। और एक इसका इंप्लीकेशन क्या है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वरना उसके ऊपर जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सप्लाई में ना
एक और डेफिनेशन दे दी गई। ये तो एक मेन डेफिनेशन थी जो आपके हमेशा काम आएगी। ये सेकंड वाली डेफिनेशन ज्यादा आपके काम नहीं आएगी, बट फिर भी आपको बता देता हूं कि सप्लाई की डेफिनेशन और क्या बता दी गई। इसमें बोला गया सेकंड डेफिनेशन में, चलिए इसमें बोला गया कि एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन। सिंपल सी कहानी है। आपने क्लब वाला एग्जांपल भी देखा कि जो क्लब होता है वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है, अपने मेंबर्स को गुड्स देता है, उनके साथ कोई एक्टिविटी करता है फॉर कंसिडरेशन, तो वो क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्लब हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओई हो सकता है, बॉडी फॉर इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बॉडी जो कि इंडिविजुअल नहीं है, अगर वो बॉडी अपने ही मेंबर्स को कोई गुड्स और सर्विसेज देती है जिसके बदले में वो कंसीडरेशन चार्ज कर रही है, तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर सप्लाई। हालांकि ये डेफिनेशन अलग से देने की जरूरत नहीं थी, ये ऊपर ही कवर हो जाता पहले वाली डेफिनेशन में, बट ये अलग से डेफिनेशन और दे दी गई, तो वो भी मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। तो सप्लाई का एक ही डेफिनेशन आपको याद रखना है, एनी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी आपका सप्लाई। सेकंड वाली डेफिनेशन इतनी रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। अब ये हमने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अब हम इसका जो भी हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं और इस लेक्चर को, इस रिवीजन के बाद हम समाप्त करेंगे और आगे का जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन बोलता था कि जीएसटी शैल बी लेवेबल ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। तो कॉमन क्या निकल के आ रहा था कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। अब सप्लाई क्या है उसके लिए हमने सेक्शन 7 का रेफरेंस लिया। उसमें हमने बोला कि सप्लाई इंक्लूड्स एनी ट्रांजैक्शन विच कैन बी एज अ सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, या इसके अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है। अगर वो गुड्स और सर्विस की ट्रांजैक्शन है, फॉर कंसिडरेशन है एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो यस दैट ट्रांजैक्शन विल बी कवर्ड अंडर सप्लाई। और दूसरा हमने पढ़ा कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो कि अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल जो है उसने अपने मेंबर्स के साथ किया है फॉर कंसिडरेशन, तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा। अब हमने फर्स्ट डेफिनेशन के जो 3 क्राइटेरिया थे, गुड्स एंड सर्विस, कंसिडरेशन, बिजनेस, इन तीनों को पढ़ना है। गुड्स एंड सर्विस के बारे में हमने क्या पढ़ा? गुड्स का मतलब है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, या फिर ग्रोइंग क्रॉप ग्रासेस जो कि अर्थ से अभी तक अटैच्ड है, जिसे सप्लाई से पहले अलग कर लिया जाएगा, तो उसे गुड्स में इन्वॉल्व करेंगे। एनीथिंग अदर देन गुड्स आपका सर्विस हो जाएगा, बट मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में आएंगे ना सर्विसेज में आएंगे। उसके अलावा यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ करेंसी और फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज की जो एक्टिविटी है वो भी आपके सर्विसेज के स्कोप में आ जाएगी। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। सबसे पहले एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन थी। एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? कोई भी ऐसा क्लेम जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स किया जा सकता है, जिसके हमने कुछ एग्जांपल देखे, बैटिंग, गैम्बलिंग, अनसिक्योर्ड डेट, इंश्योरेंस क्लेम, लॉटरी एटसेट्रा। और हमने कुछ मनी और सिक्योरिटीज के बारे में बात करी थी कि लोन हो गया, एडवांस हो गया, डिपॉजिट हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया। ये सारे क्या हैं? मनी के ही फॉर्म है। तो ट्रांजेक्शन इन मनी विल नॉट कवर इन दी गुड्स और सर्विसेज, तो ये भी गुड्स एंड सर्विसेज में कवर नहीं होंगे। बट इन्हीं प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हैं या सिक्योरिटीज के रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जिसके लिए कोई ब्रोकरेज, कमीशन, ट्रांसफर फीस वगैरह चार्ज की गई है, तो यस, उस केस में वो सर्विसेज की डेफिनेशन में आ जाएंगे। उसके अलावा फ्यूचर और फॉरवर्ड की बात करी हमने। अगर फ्यूचर और फॉरवर्ड चाहे कमोडिटी का हो चाहे सिक्योरिटीज का हो, अगर वो विदाउट डिलीवरी हो रहा है
तो ऐसे केस में वो सिक्योरिटीज की कवरेज में आ जाएगा और वो गुड्स और सर्विस नहीं कहलाएगा। बट अगर फ्यूचर और फॉरवर्ड विद डिलीवरी हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा क्या वो सिक्योरिटीज का है या फिर वो गुड्स का है। अगर वो है सिक्योरिटीज का तो यस, वो किस में कवर हो जाएगा, सिक्योरिटीज में, और वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर वो कमोडिटीज का है तो ऐसे केस में अगर वो विद डिलीवरी है तो वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी के अलावा यूज ऑफ मनी के बदले में इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिलता है, वो भी सर्विस हो जाएगा। सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम में मैंने बताया कि सिक्योरिटी को रेंट पे देते हो आप, तो वो रेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। उसके बाद हमने बात किया कि कुछ ऐसे केसेस भी आएंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि गुड्स है सर्विस है, तो उसके लिए शेड्यूल 2 में हेल्प मिलेगी। कुछ ऐसे केसेस होंगे जिनको दोनों से बाहर कर दिया गया, तो वो शेड्यूल 3 में हम पढ़ेंगे ताकि उनके ऊपर जीएसटी ना लगाया जा सके। कंसिडरेशन की बात आती है तो कंसिडरेशन सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया था वो क्या है, अगर आपको पेमेंट रिसीव हो रहा है चाहे मनी फॉर्म में चाहे अदर देन मनी फॉर्म में अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अब चाहे वो रेसिपेंट से मिले या किसी और व्यक्ति से मिले, बस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अगर मिलेगा कुछ पैसा तो उसे नहीं माना जाएगा कंसिडरेशन। ठीक है, उसको एग्जांपल के साथ किया। अब इसमें स्पेशल केस क्या आते हैं, डिपॉजिट की बात चल रही थी कि अगर कोई रिफंडेबल डिपॉजिट है तो क्या वो कंसिडरेशन होगा, नहीं होगा जब तक कि उसे एज अगेंस्ट कंसिडरेशन यूज ना कर लिया जाए। गिफ्ट और डोनेशन की बात चल रही थी कि गिफ्ट और डोनेशन अगर आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, आपका पर्पस फिलैंथ्रोपिक है, कोई कॉमर्शियल गेन नहीं है और उसका जो कैरेक्टर है वो गिफ्ट का कैरेक्टर है, तो ऐसे केस में अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो माना जाएगा कि वहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन ब्रीच हुई तो माना जाएगा कि आपने किसी कंसिडरेशन के बदले में गिफ्ट और डोनेशन दिया है। उसके बाद कोई आर्टवर्क आप भेज रहे हो किसी गैलरीज और एग्जीबिशन में, तो जब तक आपने आर्टवर्क भेजा है अभी तक सेल नहीं हुआ तो ऐसे केस में वहां पे कंसिडरेशन नहीं है, पर जैसे ही वो सेल हो गया, वहां से किसी ने पैसे दे दिए तो वहां पे कंसिडरेशन हो जाएगा और सप्लाई हो जाएगा। उसके साथ ही हमने बात की कि कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई होगा, बट उसके एक्सेप्शन कहां पढ़ेंगे हम, शेड्यूल 1 में, जहां पे 4 ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं जो ये बताएंगे कि भैया अगर यहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी इसे सप्लाई मान लो। ठीक है, वो शेड्यूल 1 में हम आगे जाके पढ़ेंगे। थर्ड क्राइटेरिया था इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, कि अगर कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में हो रही है तभी वो सप्लाई मानी जाएगी। अब बिजनेस क्या है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और इनके रिलेटेड कोई एक्टिविटी इंसिलरी और एंसिडेंटल भी हो सकती है। कोई आपने कैपिटल गुड्स या अदर गुड्स का परचेज या सेल किया है जब आपने बिजनेस बंद कर रहे हो उस टाइम भी, तो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। कोई क्लब मेंबर्स ने अपने को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है मेंबर्स को, कोई किसी प्रीमाइस में एंट्री मिल रही है, एडमिशन मिल रहा है, वो भी बिजनेस है। रेस क्लब, बुक मेकर्स वगैरह हो गए। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो भी बिजनेस है। और बिजनेस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, सिर्फ जो मेन बिजनेस आप कर रहे हो सिर्फ वही बिजनेस नहीं है, उसके अलावा उस बिजनेस के दौरान आपने अगर अदर भी कोई एक्टिविटी करी है तो वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। उसके अलावा ट्रांजैक्शन को हमने बोला कि अगर बिजनेस में होगा तभी वो सप्लाई होगा, पर उसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया गया है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस भले ही आपने बिजनेस के लिए किया हो चाहे पर्सनल नेचर के लिए किया हो, अगर आपने अगेंस्ट कंसिडरेशन किया है तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये हमारा यहां तक का रिवीजन भी हो गया, सप्लाई की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब शेड्यूल 1, 2, 3 जो हमने अभी डिस्कस किया उसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।